कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो कॉर्प्सेस के एक माउंटेन के ऊपर खड़ा था। उसने लुई से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया। उसे याद था कि वे भाई जैसे थे जिन्होंने लाइफ और डेथ में एक साथ फाइट किया था। लुई ने उसे उस कैलामिटी की शुरुआत याद दिलाई। अजीब स्पेशल रिफ्ट से मॉन्स्टर्स निकले थे जिन्होंने हर जगह केओस फैला दिया था। समय के साथ इन रिफ्ट्स को डंजन्स का नाम दिया गया और जो लोग इनके संपर्क में आए उन्हें क्लासेस नाम की मिस्टीरियस पावर्स मिली। इसीलिए डंजन्स को जीतने के लिए क्लास कोर बनाया गया और उन्होंने ट्रायम्फेंटली एडवांस किया। लुई ने प्रोटैगनिस्ट को घूरना शुरू किया और रिवील किया कि इसीलिए उसे एलिमिनेट करना पड़ा। वो आदमी अनकंट्रोलेबल हो गया था। पावरफुल क्लास यूजर्स एम्पायर के ऑर्डर को आसानी से डिसरप्ट कर सकते थे और वो जिसने SSS रैंक को भी सरपास कर दिया था उन सब में मोस्ट डेंजरस एनिमी था। सुप्रीम पावर को रॉयल फैमिली के हाथों में रहना था क्योंकि तभी एम्पायर स्टेबल रह सकता था। रेज से चमकती आंखों से प्रोटैगनिस्ट ने सवाल किया कि क्या ये उसके परिवार और कॉमरेड्स के स्लॉटर का एक्सक्यूज था। लुई ने अपनी आंखों में मैलिस के साथ साफ किया कि वो ये एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए कर रहा था। इससे पहले कि प्रोटैगनिस्ट दूसरी ब्रेथ ले पाता, लुई ने एक पावरफुल एक्सप्लोजन ट्रिगर कर दिया, ये रिवील करते हुए कि उसने बहुत पहले ही उसके आर्मर के साथ टैंपर कर दिया था। एक्सप्लोजन से उसके वूंड्स में एक कॉम्पाउंड पॉइजन इंजेक्ट हो जाएगा। लुई जानता था कि एक SSS रैंक बैटल के बाद प्रोटैगनिस्ट में रेजिस्ट करने की स्ट्रेंथ नहीं होगी। इसे इंश्योर करने के लिए लुई ने पूरी आर्मी प्रिपेयर कर रखी थी जिसे वो अपना फाइनल शो ऑफ रिस्पेक्ट मान रहा था। मरने से ठीक पहले प्रोटैगनिस्ट को लुई के साथ बिताए पलों की मेमोरीज रिकॉल होने लगीं। ठीक उसी मोमेंट उसका हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड एक्टिवेशन कंडीशंस पर पहुंच गया। मिरर वर्ल्ड एक SSS रैंक हिडन स्किल अल्टीमेट एबिलिटी थी जो सब कुछ रिवर्ट कर देती थी। उसने अपनी लाइफ खो दी और उसकी सोल एक लेक में डूब गई। डेकेड्स बाद लड़कों का एक पैर एक दूसरे लड़के को टॉर्चर कर रहा था, उसे एक पेड़ से बांधकर उसकी बॉडी को लेक में डुबो रहा था। उनमें से एक ने उसके पेट पर पंच मारा और अपने फ्रेंड को उसे फिर से डुबोने को कहा। जैसे ही वे उसे टॉर्चर कर रहे थे वे उसका मजाक उड़ा रहे थे और उन्होंने उसे ज्यादा देर तक पानी के नीचे रखने का फैसला किया ताकि अगर वो नाटक करे तो उसे सबक सिखाया जा सके। उसका एक्सप्रेशन उन्हें हिलेरियस लग रहा था और उन्होंने उसे बाहर खींचने की प्लान बनाई सिर्फ उसे कुछ और बार बीट करने के लिए। वो लड़का और ब्रेथ नहीं रोक सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ही हमेशा सफर क्यों करना पड़ता था। ठीक उसी मोमेंट प्रोटैगनिस्ट की सोल अवेकन होने लगी। एक ग्लासेस वाला लड़का बुलीज के पास आया और उन्हें रुकने को कहा क्योंकि दूसरा लड़का मरने वाला था। एक बुली पलटा और एक एरोगेंट गेज के साथ जवाब दिया कि अगर वो मरने वाला था तो उसे खुद को हील कर लेना चाहिए क्योंकि एक चैंटर इसीलिए होता है, हालांकि उसे पता था कि ये ज्यादा यूज का नहीं होगा। फिर उसने मेंशन किया कि ग्लासेस वाला लड़का एक हाइपोक्रिट था क्योंकि उसने ही उन सभी को उसे खोजने के लिए लीड किया था, इसलिए अगर वो लड़का मर गया तो ये उसकी फॉल्ट होगी। ग्लासेस वाला लड़का पैनिक हो गया, यह एक्सप्लेन करते हुए कि उसने ऐसा तभी किया क्योंकि उन लोगों ने उसे फोर्स किया था। इससे बुली गुस्सा हो गया और उसे मारने की प्रिपेयर करने लगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ और लेक से एक पावरफुल लाइट इमर्ज होने लगी। बुलीज चीखते हुए भागने लगे डंजन के अपीयरेंस से डरकर और उन्हें भागने की जरूरत थी क्योंकि एक नया डंजन उनकी कैपेबिलिटीज से परे था। ग्लासेस वाले लड़के का अटेंशन उसी लड़के पर था जिसे वे टॉर्चर कर रहे थे। ये देखकर कि वो अभी भी पानी में डूबा हुआ था, वो रोप की तरफ दौड़ने लगा, ये जानते हुए कि उसे बचाना होगा। तभी लेक पूरी तरह से सूख गया और मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगे। ग्लासेस वाला लड़का नॉट्स खोलना शुरू कर दिया और जब वो डिस्ट्रैक्टेड था एक मॉन्स्टर ने उस पर लंच किया। लेकिन ठीक तभी बंधे हुए लड़के ने उसे उसके कपड़ों से पकड़ा और अटैक के रास्ते से बाहर खींच लिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और ग्लेशियल इम्पैक्ट नाम का एक स्किल यूज किया। सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसने माइनर डीमन ए पर बेसिक हील यूज किया था, लेकिन एक्शन फेल हो गया था क्योंकि टारगेट का HP पहले से ही फुल था। ग्लासेस वाला लड़का पैनिक हो गया, समझ नहीं पा रहा था कि वो मॉन्स्टर को हील क्यों कर रहा था। जब मॉन्स्टर ने फिर से अटैक करने की कोशिश की तो उसने एक शील्ड समन किया और निक ऑफ टाइम में अटैक को ब्लॉक कर दिया। जब प्रोटैगनिस्ट ने इन्फॉर्मेशन विंडो ओपन की उसने देखा कि उसका नाम यूं था और उसके पास चैंटर क्लास थी। उसने रियलाइज किया कि उसने एक हीलिंग स्पेल यूज की थी और ये उसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं थी। आमतौर पर जब कोई डंजन को टच करता था तो वे सिस्टम से बाइंड हो जाते थे और एक रैंडम स्टार्टिंग क्लास ऑब्टेन करते थे जो अनचेंजेबल होनी चाहिए। उसके बाद वे डंजन के जरिए ग्रो होते थे और स्ट्रॉन्गर बनते थे, अपनी क्लास से जुड़े स्किल्स गेन करते थे। हालांकि वो एक वॉरियर था जो पिनिकल पर पहुंच गया था। तब उसने मिरर वर्ल्ड नाम का एक स्किल यूज किया था। उसके बाद वो मिरर वर्ल्ड में फंसा रहा जब तक कि उसने उस लड़के की मरती हुई आवाज नहीं सुनी। आखिरकार उसने रियलाइज किया कि वो उस लड़के की बॉडी में रिवाइव हो गया था। ये कोई हैप्पी थॉट नहीं थी, पर उसने फिर भी उस लड़के को थैंक किया कि उसने उसे रिवेंज का एक चांस दिया।
ग्लासेस वाले लड़के ने यू को इन्फॉर्म किया कि मॉन्स्टर्स उन्हें सराउंड कर रहे थे और तुरंत हेल्प मांगी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 3 को ही संभाल सकता था। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि उसकी बॉडी बहुत वीक थी। ये छोटे एनिमीज भी उसकी कैपेबिलिटीज से परे थे। उनकी स्पीड पर वो भाग भी नहीं सकता था। अपनी स्किल विंडो ओपन करते हुए उसने रियलाइज किया कि वे सब यूजलेस थे। बेसिक हील एक टारगेट को 1 से 4 HP रिस्टोर करता था, और एंटैंगलिंग वाइन्स लो सक्सेस रेट के साथ एक अकेले एनिमी को इमोबिलाइज करने के लिए वाइन्स समन करता था। चांटर बहुत स्पेशलाइज्ड था। इसकी स्ट्रेंथ सपोर्ट में थी, लेकिन यह हर रोल में आउटक्लास्ड था। कोई वंडर नहीं कि इस क्लास को हमेशा लुक डाउन अपॉन किया जाता था। फिलहाल अपनी पुरानी कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स के साथ वो थोड़ी देर रेजिस्ट कर सकता था। यू ने मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया, जानता था कि उसे जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, क्योंकि अगर उसका स्टैमिना रन आउट हो गया तो वो मर जाएगा। अब हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड ही उसकी एकमात्र होप थी। प्रोटैगनिस्ट ने अटैक को डॉज किया बिना ये जाने कि स्किल कैसे काम करता है, और फिर मॉन्स्टर को टच किया, लेकिन स्किल फेल हो गया क्योंकि कंडीशंस मीट नहीं हुए थे। उसे नहीं पता था कि उसका लेवल बहुत लो था या उसे एक असली मिरर की जरूरत थी। जब उसने मॉन्स्टर पर स्किल को फिर से यूज किया तो ये एक बार फिर उसके इनसफिशिएंट लेवल के कारण फेल हो गया। ये देखते हुए उसने कंक्लूड किया कि मिरर वर्ल्ड एक्टिवेट होने के लिए एक रिफ्लेक्टिव सरफेस की जरूरत थी। लेवल इशू अभी सॉल्व नहीं हो सकता था, इसलिए उसने एक और टारगेट ट्राई करने का फैसला किया। जब प्रोटैगनिस्ट ने मॉन्स्टर के वेपन पर स्किल यूज किया तो ये फिर से उसके इनसफिशिएंट लेवल के कारण फेल हो गया। उसने एक फटे हुए लॉइन क्लॉथ पर स्किल ट्राई किया, लेकिन वो भी उसी वजह से फेल हो गया। ग्लासेस वाला लड़का घबरा गया और उसे अपनी यूजलेस स्किल्स पर टाइम वेस्ट करना बंद करने को कहा, क्योंकि वो अब और होल्ड नहीं कर सकता था। स्काई से एनर्जी का एक बर्स्ट डिसेंड हुआ और एक मैलफॉर्म्ड ओवरलॉर्ड नाम का मॉन्स्टर लेवल 10 अपीयर हुआ। ग्लासेस वाला लड़का जानता था कि वे मर चुके हैं। इस तरह के एलीट मॉन्स्टर को हराने के लिए कम से कम लेवल 10 की जरूरत थी। एनर्जी के कई और बर्स्ट स्काई से डिसेंड होने लगे और उसकी आंखें डर से फैल गईं, जिससे वो ग्राउंड पर गिर पड़ा। सैकड़ों फियर्स मॉन्स्टर्स उनके सामने अपीयर हुए। जब प्रोटैगनिस्ट अपनी स्किल यूज करने में बिजी था, मॉन्स्टर्स उनकी ओर चार्ज करने लगे। यून रॉक्स पर भी अपनी स्किल यूज नहीं कर सका, ये सोचकर कि कहीं लेवल गैप बहुत ज्यादा तो नहीं था। फिर प्रोटैगनिस्ट ने शियोई के मेकशिफ्ट बैरियर पर अपनी स्किल यूज करने का फैसला किया, लेकिन सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि ये फेल हो गया था क्योंकि दूसरों की स्किल्स रिवर्स नहीं हो सकती थी। यह रियलाइज करते ही कि वो दूसरों की स्किल्स रिवर्स नहीं कर सकता था, उसके चेहरे पर एक स्माइल फैल गई, क्योंकि इसका मतलब था कि वो अपनी स्किल्स रिवर्स कर सकता था। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट ने अपनी एबिलिटी पर स्किल यूज किया, ये रिवील हुआ कि मिरर वर्ल्ड ने उसकी एंटैंगलिंग वाइन स्किल को सक्सेसफुली रिवर्स कर दिया था। यू ने क्योटिक थॉर्न्स यूज किया, जिससे ग्राउंड से हजारों थॉर्न्स इरप्ट हो गए। जब मॉन्स्टर्स में से एक ने अटैक करने की कोशिश की तो एक और रेड ऑरा से घिरा मॉन्स्टर ने उसे स्ट्राइक किया, जिससे चियाओजी बच गया। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने रियलाइज किया कि स्किल का इफेक्ट कंप्लीटली इन्वर्टेड हो गया था। इमोबिलाइज के बजाय अब ये कंफ्यूजन इन्फ्लिक्ट करता था। एंटैंगलिंग वाइन स्किल आमतौर पर लो चांस के साथ एक अकेले एनिमी को एंटैंगल करता था। हालांकि इसका रिवर्स्ड अपग्रेड कियोटिक थॉर्न्स अब लो चांस के साथ टारगेट पर थॉर्न्स लैश आउट करता था, जिससे कंफ्यूजन इन्फ्लिक्ट होता था। मॉन्स्टर्स ने एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया। ये कंफ्यूजन स्टेटस इफेक्ट के कारण था, जिससे अफ्लिक्टेड यूनिट्स रैंडम टारगेट्स पर अटैक करते थे। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराए बिना नहीं रह सका जब उसने रियलाइज किया कि एक यूजलेस स्किल रिवर्स होने के बाद पावरफुल हो गया था। इससे वो सोचने लगा कि अगर उसने अपनी बाकी स्किल्स रिवर्स कर दी तो क्या होगा। हमारे लड़के ने ग्राउंड में फंसी एक सॉर्ड ग्रैब की और ये सोचे बिना नहीं रह सका कि अगर उसने अपनी बची हुई स्किल्स रिवर्स कर दी तो क्या होगा। उसका अटेंशन एम्पावर्ड स्ट्राइक स्किल पर गया। इसकी कॉस्ट 20 मैना पॉइंट्स थी, ड्यूरेशन 30 सेकेंड्स थी, और ये एक यूनिट को 5% अटैक बूस्ट ग्रांट करता था। इफेक्ट तब एंड होता था जब यूनिट मैना पॉइंट्स कंज्यूम करता था। जब यू ने इस स्किल को रिवर्ट किया तो ये ट्रिक ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसकी कॉस्ट 40 माना पॉइंट्स थी, 60 सेकेंड्स तक लास्ट करता था और माना पॉइंट्स के हर कंजम्पशन पर 10% अटैक बूस्ट ग्रांट करता था। उसने ट्रिक ब्लेड एक्टिवेट कर दी। ट्रिक ब्लेड एक्टिव था, जिसकी ड्यूरेशन में 60 सेकेंड्स बचे थे। सिर्फ इसे एक्टिवेट करने से किसी भी स्किल यूसेज से अटैक पावर में इजाफा हो रहा था। पोटेंशियल इनक्रेडिबल था। यूना लेवल अप हो गया, अब वो लेवल 6 पर पहुंच चुका था। उसने देखा कि कई मॉन्स्टर्स उनकी आपसी इनफाइटिंग से मर चुके थे और उसे रियलाइज हुआ कि ये मॉन्स्टर्स मरने पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस देते थे। जब एक मॉन्स्टर ने सरप्राइज अटैक करने की कोशिश की तो हमारा बॉय समय पर रिएक्ट हुआ और अटैक ब्लॉक कर दिया।
यूं का ध्यान अपने एचपी बार पर गया जिसमें 480 एचपी और 120 माना पॉइंट्स थे। उसने रियलाइज किया कि लेवल अप होने से उसके माना पॉइंट्स पूरी तरह से रिस्टोर हो गए थे। जब तक मॉन्स्टर्स क्योटिक रहे, उसने ट्रिक ब्लेड को टेस्ट करने का फैसला किया। यू ने क्योटिक थॉर्न्स एक्टिवेट किया जिससे माना पॉइंट्स कंज्यूम हुए। इसने ट्रिक ब्लेड का इफेक्ट ट्रिगर कर दिया जिससे उसके माना पॉइंट्स तेजी से कम होने लगे और हर कंजम्पशन पर उसका अटैक 10% के बूस्ट से बार बार बढ़ता गया। अब उसके पास 12 माना पॉइंट्स बचे थे, लेकिन उसके ट्रिक ब्लेड के कारण उसका अटैक 120% तक बढ़ चुका था, जिसकी ड्यूरेशन में अभी 44 सेकेंड्स बाकी थे। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसका ध्यान अपनी ओर चार्ज कर रहे एक मॉन्स्टर पर जम गया। उसने रियलाइज किया कि इस स्किल ने सभी कन्वेंशंस को तोड़ दिया था, जो उसे इतनी आसानी से अपने अटैक पावर के 2.2 गुना तक पहुंचने दे रहा था। जब मॉन्स्टर ने अटैक किया तो हमारे बॉय ने ब्लो डिफ्लेक्ट किया, उसके पीछे गया और उसकी पीठ पर और फिर उसके पेट पर एक गहरा गैश कर दिया। शाओई शॉक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये यूं था जो उसके मूवमेंट्स को देख रहा था। वो हैरान था कि एक लेवल 5 चैंटर के पास इतनी कैपेबिलिटी कैसे हो सकती है, और चैंटर्स के पास ऐसे स्किल्स कब से होने लगे। हमारा बॉय मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा, उन्हें एक एक करके मारता गया। अपने लेवल 6 स्टैट्स, 120 माना पॉइंट्स और हर सेकंड 1 माना पॉइंट रीजेनरेशन के साथ एक ही इंस्टेंट में उसने एक लेवल 11 मॉन्स्टर को हरा दिया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने रियलाइज किया कि उसकी मौजूदा स्ट्रेंथ इन लेवल 11 एलीट्स को मुश्किल से संभाल पा रही थी। ठीक उसी मोमेंट जमीन से एक हाथ बाहर निकला। यूं का ध्यान उस पर टिक गया जब एक लेवल 21 मॉन्स्टर, जिसे बैटलफील्ड चिमेरा कहा जाता था, जमीन से बाहर निकला और दहाड़ने लगा। उसने मुड़कर एक ही मूव में छोटे मॉन्स्टर्स का मैसेकर कर दिया। चुवोजी की आंखें डर से भर गईं। वहीं दूसरी तरफ हमारा बॉय इस डंजन में एक हिडन लेवल 21 बॉस को देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड था। बॉस ने हमारे बॉय की ओर चार्ज करना शुरू कर दिया जब उसने क्योटिक थॉर्न्स यूज करने की कोशिश की। स्किल फेल हो गया क्योंकि मॉन्स्टर क्योस से इम्यून था। ठीक इससे पहले कि मॉन्स्टर अटैक कर पाता, चुवोजी सामने आया और अपना शील्ड समन कर लिया। यूना थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ और कुछ ही देर बाद उसे कोई जाना पहचाना दिखने लगा। एक ब्लॉन्ड हेड बॉय ने उसे इडियट कहकर बुलाया और कहा कि उसने उसे आगे चार्ज न करने को कहा था। हमारे बॉय की आंखें चौड़ी हो गईं। बॉस ने जोर से अटैक किया, शाओई का समन किया हुआ शील्ड शैटर कर दिया और उसके बॉडी को जमीन पर जोर से पटक दिया। यूना तेजी से उसकी ओर लपका। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने स्किल्स यूज करने लगा। उसने शाओ पर बेसिक हील एक्टिवेट किया जिससे 1 HP रिस्टोर हुआ। इसमें माना पॉइंट्स कंज्यूम हुए और उसके पास 54 पॉइंट्स बचे। ट्रिक ब्लेड एक्टिवेट हो गया जिससे उसे 10% का डैमेज बूस्ट मिला। तुरंत बाद बेसिक हील फिर से शाओजी पर एक्टिवेट हुआ, इस बार एक क्रिटिकल हिट के साथ जिसने 5 HP रिस्टोर किया। हमारे बॉय के माना पॉइंट्स 1 पर पहुंच गए। उसने सोचा कि एक चांटर के हीलिंग स्किल्स सचमुच पैथेटिक होते हैं और उसने शाओई से पूछा कि क्या उसके पास कोई हेल्थ पोशंस हैं। उसने कहा कि उसके पास एक इमरजेंसी वाला है और हमारे बॉय ने उसे पीने को कहा। उसकी ट्रिक ब्लेड में अब 85 सेकेंड्स की ड्यूरेशन बची थी। बॉस ने बाकी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया। यूं जानता था कि वो अभी तक इस बॉस का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मॉब्स लगभग सभी मर चुके थे। उसके दिमाग में एक प्लान था। अपनी ब्लेड दिखाते हुए उसने चियाओजू से 1 मिनट रुकने को कहा क्योंकि वो मॉन्स्टर्स को खत्म करने जा रहा था, जिससे वो थोड़ा सरप्राइज्ड रह गया। हमारा बॉय एक थंडर क्लैप की तरह चला, मॉन्स्टर्स को टुकड़ों में काटता गया। उसकी ट्रिक ब्लेड की ड्यूरेशन 0 तक पहुंच चुकी थी। यूना लेवल अप हुआ जिससे उसके HP और माना पॉइंट्स 8020 तक रिस्टोर हो गए। उसने बार बार क्योटिक थॉर्न्स यूज करके ट्रिक ब्लेड एक्टिवेट की। चियाओजी शॉक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही थीं। यूं कई बार लेवल अप हुआ। बॉस अटैक करने की प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन हमारा बॉय चमकने लगा। वो अब लेवल 12 पर था। उसकी ट्रिक ब्लेड में 510% का बूस्ट था और 95 सेकेंड्स की ड्यूरेशन, जो इस बॉस का सामना करने के लिए काफी ज्यादा था। यूना बिजली की तरह चला, उसकी आर्म काट दी। फिर उसके पीछे अपीयर हुआ और स्लैशेस की एक चेन लॉन्च की जिससे मॉन्स्टर को भयानक पेन हुआ। ठीक इससे पहले कि उसे रिएक्ट करने का समय मिलता, हमारे बॉय ने उसके बॉडी को टुकड़ों में काट दिया। पलक झपकते ही उसने एक लेवल 21 बॉस को हरा दिया जिसकी 10,000 HP से ज्यादा थी। इस बॉस को मारने के बाद हमारे बॉय ने 3 लेवल्स गेन किए। अब वो लेवल 15 पर था। चोवोजी शॉक में था। उसे पता नहीं था कि वो सपना देख रहा था या नहीं। वो सोच रहा था कि क्या एक लेवल 5 चैंटर ने अभी अभी एक पूरे नए डंजन को सोलो क्लियर किया था। अब जब डंजन लॉर्ड हार गया था तो डंजन क्लियर हो चुका था। वो पास आया और यूं से पूछा कि क्या ये सच में वो ही है। मॉन्स्टर्स से आइटम्स ड्रॉप हुए और सिस्टम ने हमारे बॉय को उन्हें कलेक्ट करने का प्रॉम्प्ट दिया।
वो जानना चाहता था कि हमारा बॉय अचानक इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। हमारा बॉय अपने पास्ट को याद करने लगा और शाओ जी का चेहरा देखकर उसने पूछा कि उसका चियाओ बेनबेन से क्या रिलेशनशिप है। चियाओ जी शॉक में था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यूं उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का निकनेम कैसे जानता था। यूनो को ये जानकर थोड़ा सरप्राइज हुआ कि वो असल में चियाओ बेनबेन का ग्रेट ग्रैंडसन था। उसे चियाओ बेनबेन याद आने लगा और उसकी आंखें उदासी से भर गईं, क्योंकि लुई ने उसके सभी जानने वालों को मार दिया था। इससे पहले कि वो शाओ बेन के बारे में और पूछ पाता, चियाओ जी ने अपनी गेज हटा ली और मेंशन किया कि उस मोमेंट में उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं था। अगर यूनी उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उसे इस तरह ह्यूमिलिएट करने की कोई जरूरत नहीं थी। यूनो थोड़ा कंफ्यूज्ड था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। शाओ ने मेंशन किया कि हालांकि उसे पता नहीं क्यों यूं इस पूरे समय अपनी असली स्ट्रेंथ छिपा रहा था। उसने सलाह दी कि उन्हें स्कूल वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अगले दिन स्कूल में मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल का विजिट था और क्लासेस स्किप करने पर उन पर अटेंशन जाता। यूना अपनी फिस्ट कसकर भींचने और फ्यूरियस महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने उसकी बात सुनने का फैसला किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि वो अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। अगर चियाओजी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो उसे सस्पिशियस हो सकता था। यूना ने मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल के बारे में सोचा। उसके पास उसके मरने के बाद क्या हुआ इसके रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अगले दिन वे स्कूल जाते समय सबवे में चढ़े। स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे। टाइम्स बहुत बदल चुके थे। इतने सालों तक मरा रहने के बाद वर्ल्ड बहुत ज्यादा म्यूटेट हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब वे कैरेजेस को पावर देने के लिए डंजन्स के प्रोडक्ट्स का यूज करते थे। कई ऐसी चीजें सामने आई थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। हालांकि उनमें से कुछ उसने डंजन्स में पहले देखी थीं। उसने अपना सिस्टम इन्वेंट्री ओपन किया। उसने सोचा कि क्या डंजन से केवल मॉन्स्टर्स द्वारा ड्रॉप किए गए आइटम्स ही बाहर निकाले जा सकते थे। उसने चाइमेरा बोन रिंग इक्विप की। यह एक लेवल 14 रिंग थी जो डंजन लॉर्ड ऑफ फ्लैश एंड बोन द बैटलफील्ड काइमेरा की रिब से बनी थी। यह पहनने वाले को अपने बॉडी से एक चिमेरा लिम्ब अटैच करने देती थी। उसने अपने इन्वेंट्री से रोबस्ट फिजिक स्किल बुक निकाली। ये एक्सेलेंट क्वालिटी की थी, एक पैसिव स्किल टाइप थी और इसकी लर्नेबल क्लास यूनिवर्सल थी। उसने नोटिस किया कि इस तरह के इक्विपमेंट और स्किल बुक्स इन्वेंट्री के जरिए बाहर निकाले जा सकते थे। उन्हें डंजन्स के बाहर बाय और सेल भी किया जा सकता था। उसके पास रिजिलियंट फिजिक स्किल एक्टिव था। यह एक पैसिव परमानेंट स्किल था जो आने वाले फिजिकल डैमेज को कम करता था। जो चीजें लॉर्ड को हराने के बाद इन्वेंट्री में स्टोर नहीं की जा सकीं, उन्हें डंजन के साथ ही डिसअपियर हो जाना चाहिए था। उसकी आंखें कंफ्यूजन से चमकने लगीं। उसे पता नहीं था कि उसकी डेथ के बाद क्या हुआ था। कुछ ही देर बाद वो मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल पहुंचा और सबसे पहले उसने लुई की स्टैचू देखी, जो किंगडम का सुप्रीम रूलर, वो एम्परर था जिसने डंजन डिजास्टर्स को खत्म किया था। टीचर ने स्टूडेंट्स को मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल में गाइड करना शुरू किया। उसने एक्सप्लेन किया कि कई स्टूडेंट्स जानते थे कि यही वो जगह थी जहां 50 से ज्यादा साल पहले वो फेमस रिबेलियन हुआ था। टीचर ने एक्सप्लेन किया कि उस वक्त वो डंजन से बहुत परेशान थे। उन्होंने ऐड किया कि स्पेशली जब सबसे भयानक SSS रैंक डंजन अपीयर हुआ तो सब फियर में जीने लगे थे। किंग लुई खुद प्रोफेशनल आर्मी को लेकर एक्सपीडिशन पर गए थे। भारी कैजुअलिटीज के बावजूद फाइनली उन्होंने इस भयानक डंजन को कॉन्कर कर लिया। पर ठीक उसी मोमेंट उनके सामने एक लंबे प्लान रिबेलियन ने दस्तक दी, जिसका मास्टरमाइंड यून था। जैसा कि सब जानते थे, यूना वही आदमी था जिस पर किंग ने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था, पर जो अल्टीमेटली एक एहसान फरामोश ट्रेटर बन गया। यूना यह देखकर गुस्से से भर गया कि हिस्ट्री को क्या बना दिया गया था। SSS रैंक डंजन क्लियर हमने किया था और एम्बुश्ड भी हमें ही किया गया था। टीचर ने अपनी फिस्ट भींचते हुए कहा कि ऐसी सर्कमस्टांसेस में बिट्रेयल का पेन वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, पर उनके किंग ने इस सौरों को पार किया और ब्लड और करेज के साथ फाइट किया। फाइनली हीरो डिंगन की हेल्प से उन्होंने सक्सेसफुली रिबेलियन को सप्रेस कर दिया। डिंगकुन का नाम सुनकर यूना की आंखों में क्यूरियोसिटी भर गई। उसने सोचा, क्या सच में ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट करता था। लेक पर यूं को टॉर्चर करने वाले बुलीज अपीयर हुए और उन्हें कंफ्यूज हुआ कि वो अभी भी जिंदा थे। उन्हें वंडर हुआ कि ये कैसे पॉसिबल था, क्योंकि यूं और शाओ जी को तो नए डंजन में ड्रैग कर लिया गया था। बुलीज में से एक ने मेंशन किया कि डंजन क्लियर हो चुका था। उसने सोचा कि इतनी जल्दी एक नया डंजन क्लियर होने का मतलब है कोई मास्टर आसपास रहा होगा। उसके अनुसार उन्हें उस मास्टर का मिलना इनक्रेडिबली लकी था और हमारे बॉय का अटेंशन उन पर टिक गया, यह रियलाइज करते हुए कि ये वही कमीने थे जिन्होंने उसकी बॉडी के ओनर को टॉर्चर किया था। सब दिंगशु के पास आने लगे।
ये जानने के लिए कि वो क्या कह रहा था। सब टोटल डिसबिलीफ के साथ रिएक्ट हुए। उन्हें वंडर हुआ कि क्या उसने सच में एक नए डंजन का सामना किया था, और ज्यादा शॉकिंग बात, क्या वो उसके अंदर किसी डिजास्टर से सर्वाइव कर गया था। डिंगशू ने शाओ के शोल्डर पर अपना हाथ रखा और मेंशन किया कि वो क्वाइट लकी था जो जिंदा बच निकला। वो विस्पर करने लगा, ये रिवील करते हुए कि उन्होंने उस दिन लगभग उन्हें डंजन के अंदर खींच लिया था और डिमांड किया कि वो इस डेट को कैसे चुकाने का प्लान कर रहे हैं। चौवो पैनिक हो गया। उसने साफ किया कि ये डिंगशू की फॉल्ट थी। उसने उसे रिपोर्ट करने की थ्रेट दी, अक्यूज करते हुए कि उसने लगभग उसकी और यूं की डेथ करवा दी थी। डिंगशू ने चियाओ का सिर पकड़ा, क्वेश्चन किया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था और रियलाइज किया कि उसे सिचुएशन का जरा भी आइडिया नहीं था। डिंगशू ने डराकर चोजी को सामने स्टैचू की तरफ देखने को कहा और ऑब्जर्व करने को कहा कि उसके एंसेस्टर को हीरो ने कैसे रौंद डाला था। उसने रिवील किया कि वो ट्रेटर सेन था और शाओजी उसका डिसेंडेंट था। फाइनली उसने पूछा कि क्या उसे सच में लगता था कि कोई उसकी साइड लेगा। डिंगशू चिल्लाने लगा, कहा कि शाओ उसे इंसल्ट कर सकता है पर उसके एंसेस्टर को इंसल्ट नहीं कर सकता, जिससे बेचारा शाओ शॉक में रह गया। सब आसपास गैदर होने लगे। उन्हें पता था कि डिंगशू का ग्रैंडफादर हीरो डिंगुन था। यह सुनते ही हमारे बॉय की आंखें रेज से चमकने लगीं। स्टूडेंट्स ने रियलाइज किया कि उनके बगल वाला पर्सन शाओजी था, सिया का डिसेंडेंट। उनके लिए एक ट्रेटर के डिसेंडेंट का हीरो को इंसल्ट करना वर्ल्ड के उलट पलट जाने का साइन था। उन्हें याद आया कि उसके एंसेस्टर शिया ने कई लोगों को स्लॉटर किया था, और अगर हीरो ने इंटरवीन न किया होता तो कौन जानता है और कितने लोग मरते। डिंगशू फेन करने लगा, यह साफ करते हुए कि उसे बैक में उसके बारे में क्या कहा जाता है केयर नहीं था, पर वो उसे अपने एंसेस्टर को उसके सामने इंसल्ट नहीं करने दे सकता था। टीचर शाओ के पास आया, उसके शोल्डर पर हाथ रखा और उससे अपोलोजाइज करने को कहा। उसने कहा कि एक टीचर होने के नाते वो हमेशा फेयर रहा है और उसे याद दिलाया कि हीरो ने पास्ट में उसके फैमिली को फॉरगिव किया था। उसने कंक्लूड किया कि अगर उसे इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील नहीं होता तब भी उसे उन्हें डिफेम करने का कोई राइट नहीं था। यह कहकर टीचर चला गया। डिंगशू ने अपने सिर पर हाथ रखा और रिवील किया कि अगर उसने उसे पब्लिक में बीट किया तो लोग उसे चीयर ही करेंगे। एक विशियस डॉग को बीट किए जाने पर कोई हेल्प नहीं करेगा, और वैसे भी चियाओजी एक पर्टिकुलरली डिस्पाइज्ड डॉग था। उसने चियाओजा के बाल पकड़े और पूछा कि क्या उसे सच में लगता था कि वो एक हीरो का डिसेंडेंट गलत हो सकता है। उसने श्योर को हिट करने की प्रिपेयर की, पर ठीक उसी मोमेंट किसी ने उसके फेस पर किक मारा और वो जमीन पर गिर गया। शाओई की आंखें सरप्राइज से चौड़ी हो गईं। वो यूं था जिसकी आंखें रेज से चमक रही थीं। उसने क्वेश्चन किया कि क्या हीरो के फैमिली के पास अपने ब्रैट्स को डिसिप्लिन करने का टाइम नहीं था। स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग करने लगे। उन्हें वंडर हुआ कि क्या ये सच में यूं था। उन्होंने कमेंट किया कि वो एकदम अलग पर्सन लग रहा था और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसने डिंगशू को स्ट्राइक करने की डरे की थी। उनके अनुसार वो क्रेजी था और कुछ को याद था कि वो सिर्फ लेवल 5 पर था, अपनी क्लास में सबसे वीकेस्ट। तो उन्हें वंडर हुआ कि डिंगशू को हिट करने की डरे करने के लिए उसे क्या हुआ था। उसके पेरेंट्स नहीं थे और वो हमेशा इतना ग्लूमी रहा था कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए उन्हें लगा कि उसने अपना दिमाग खो दिया था। डिंगशू ने अपना चीक पोंछा, यह साफ करते हुए कि यूं बस एक पंचिंग बैग था जिसे ग्रेटफुल होना चाहिए था कि डिंगशू उसके पीछे नहीं पड़ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने तब भी उस पर अटैक करने की डरे की जब वो अटेंशन नहीं दे रहा था। वो और उसके फ्रेंड्स हमारे बॉय की तरफ चार्ज करने लगे। यू थंडर की तरह चला, उनके अटैक्स को डॉज करते हुए और उनके रिएक्ट करने से पहले ही उन्हें स्ट्राइक किया। डिंगशू जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और ब्लड थूकने लगा। स्टूडेंट्स आपस में मर्मर करने लगे। डिंगशू शॉक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यूं इतना फास्ट कैसे था। स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज्ड थे। उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था। उन्होंने क्वेश्चन किया कि उसे इतनी आसानी से फिर से कैसे गिरा दिया गया और क्या डिंगशू सच में एक वीकलिंग था। डिंगशू रेज में एक्सप्लोड हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ट्रैश टियर लेवल 5 सपोर्ट अचानक उससे स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता था। तुरंत उसने स्किल हेल यूज किया जिसने उसकी अटैक पावर को 25% बढ़ा दिया। उसने फायरफॉर्ज्ड हैमर इक्विप किया जिससे उसे अटैक पावर के 314 पॉइंट्स मिले। उसने सोचा कि यूं बस लकी हो गया था और एक और सेकंड वेस्ट किए बिना वो उस पर लंज कर गया।
हमारा बॉय क्विकली मूव हुआ और ओपनिंग का फायदा उठाते हुए उसने उसके जॉ पर पंच मारा। वो स्किल ब्लेड ऑफ ट्रिकरी यूज कर रहा था, जिसने उसकी अटैक पावर को 80% बढ़ा दिया था। डिंगशू शॉक में था। हमारे बॉय ने उसे किक मारा, जिससे वो जमीन पर जोर से क्रैश हो गया। गार्ड आया और यूं को डिंगशू पर स्टेप करते देखकर उसने पूछा कि क्या कोई हीलर था। स्टूडेंट्स शॉक में थे, यह देखकर कि यूं कितना फास्ट था। उन्हें याद था कि वो सिर्फ लेवल 5 पर था। यहां तक कि ब्लॉन्ड गर्ल और उसकी फ्रेंड भी शॉक में थीं। गार्ड ने साफ किया कि हॉल के अंदर फाइट करना फॉरबिडन था, क्योंकि किसी चीज को डैमेज होने का रिस्क था। और फिर टीचर से पूछा कि वो अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर सका। टीचर यून की तरफ चलने लगा। उसने न सिर्फ एक हीरो को इंसल्ट किया था, बल्कि अब उसके डिसेंडेंट पर असॉल्ट करने की डरे भी की थी। उसके अनुसार यून शेमलेस था। टीचर ने अपनी सॉर्ड अनशात की और यूना का अटेंशन उस पर टिक गया। हमारे बॉय ने रिंग यूज की और जब टीचर ने अटैक करने की कोशिश की तो उसकी सॉर्ड पीसेज में शैटर हो गई, सबको शॉक में छोड़ते हुए। यूनो ने मेंशन किया कि उन्हें शेमलेस कौन है, इसकी डिस्कशन को एक मोमेंट के लिए सेट असाइड कर देना चाहिए। उसने टीचर को पॉइंट आउट किया कि हालांकि वो फेयर होने का क्लेम करता था, पर लगता था उसने सिर्फ डिंगशूस की साइड की स्टोरी सुनी थी। और उसने सीधे क्वेश्चन किया, पूछा कि क्या वो उसके फैमिली के साथ करी फेवर करने की कोशिश कर रहा था। टीचर ने उसे नॉनसेंस बात करना बंद करने को कहा और फिर उसकी गेज हमारे बॉय की रिंग पर टिक गई। उसने वंडर किया कि ये किस तरह का इक्विपमेंट था, क्योंकि हालांकि उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी, पर इसने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। जैसे ही उसके बॉडी से एक पावरफुल ऑरा एमिनेट हुई, यू ने क्लैरिफाई किया कि ये बस एक कैजुअल कमेंट था और ऐड किया कि उसे यकीन नहीं था कि टीचर उस तरह का पर्सन था। स्टूडेंट्स शॉक में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यून टीचर के अटैक को भी ब्लॉक कर पाया था। टीचर ने प्रॉमिस किया कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट के कॉज की थरोली इन्वेस्टिगेट करेगा। अंदर ही अंदर उसने वंडर किया कि यून ने इस तरह का इक्विपमेंट कहां से ऑब्टेन किया था और क्या उसके पास भी किसी तरह की बैकिंग थी। यून ने जो रिंग पहनी थी वो चिमेरा बोन रिंग थी, जिसकी ड्यूरेबिलिटी पहले ही 37% डैमेज हो चुकी थी। एपिक क्वालिटी का होने के बावजूद ये अभी भी बस एक लेवल 21 लॉर्ड से ऑब्टेन किया गया इक्विपमेंट था, इसलिए इसे लेवल 35 टीचर के खिलाफ यूज करना इसे बहुत फार पुश करना था। यूना ने पनिशमेंट के तौर पर शाओ जी के साथ हॉल से एक्सपेल किए जाने को कहा। शाओ जी खड़ा हुआ और एक कंफ्यूज्ड गेज के साथ हमारे बॉय का फॉलो करने लगा। इन्हीं नहीं हो रहा था कि यू ने टीचर के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। वो सोच रहे थे कि क्या कोई स्टूडेंट भी ऐसा कर सकता है। टीचर ने बाकी स्टूडेंट्स को डिंगशू पर हीलिंग स्पेल करने के लिए कहा और इसी बीच हमारा लड़का और चोवोजू उस हॉल से निकल गए। यूं बहुत दुखी था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर में कोई सर्वाइव नहीं कर पाया और बेनबेन को तो उस तथाकथित हीरो ने बहुत पहले ही मार दिया था। उसकी नज़र चियाओजू पर टिकी थी और उसने सोचा कि अगर वो अभी उससे कुछ भी पूछता है तो वो बिना सोचे जवाब दे देगा। यूं ने खांसते हुए कहा कि उसका हिस्ट्री का नॉलेज इतना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने चोवोजू से उस हीरो डिंकुन के खास डीड्स बताने को कहा। चाओ घबरा गया। उसने कहा कि उसे ठीक से याद तो नहीं, पर शायद हीरो डिंकुन ने महान विलन यून की कंस्पिरेसी के बारे में पहले से ही पता लगा लिया था। उसने बताया कि डिंकुन ने ट्रिप एस रैंक डंजन के पास सपोर्ट देने के लिए एक एम्बुश तैयार किया था और इसी तरह पूरे रिबेलियन क्राइसिस को खत्म किया गया था। यूं को कुछ हैरानी हुई। उसे अपना पास्ट लाइफ और कैसे उन पर एम्बुश किया गया था वो सब याद आने लगा। चियाओजू ने बताया कि हीरो डिंकुन तो बचपन से ही डंजन क्राइसिस को हल करना चाहता था और हमेशा उसके लिए हार्ड ट्रेन करता था। किंग से प्रमोट होने के बाद उसने सालों तक पूरे कंट्री में फाइट किया और कई जगहों को क्राइसिस से बचाया, जैसे कि विंटरफेल सिटी का बहुत फेमस ग्रेट कैटेक्लिज्म। यूं जमीन की तरफ देखने लगा और सोचने लगा। उसके मन में लाशों के पहाड़ पर खड़े पास्ट सेल्फ की इमेज आ गई। एक उदास एक्सप्रेशन के साथ यूं ने हीरो के स्टैचू में लगी सॉर्ड के बारे में पूछा। चियाओजी ने बताया कि वो फ्लोइंग क्लाउड सॉर्ड थी और स्टोरी के हिसाब से हीरो ने उसी सॉर्ड का इस्तेमाल ट्रेटर यून को एग्जीक्यूट करने के लिए किया था। ये एक टॉप टियर पीस ऑफ इक्विपमेंट था। यूं की आंखों में रेज झलकने लगा। उन्होंने न सिर्फ उसकी ग्लोरी और अचीवमेंट्स चुरा लिए थे बल्कि उसकी सॉर्ड भी ले ली थी। तब उसने तय किया कि वो सबसे पहले डिंकुन को मारेगा। डिंग फैमिली कॉम्पाउंड के बाहर कई हाई लेवल वॉरियर्स पेट्रोल कर रहे थे। अचानक उनमें से एक की आंखें चमकने लगीं। उसका ध्यान किसी चीज ने खींचा था। पास ही उसने यूं और शाओ को एक एली में फिसलते हुए देखा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि वो बस वहां से गुजर रहे होंगे।
उस आदमी को इतना अलर्ट देखकर यूं सोचने लगा कि क्या वो स्काउट स्किल वाला वॉन्डरर है। शाओई ने यूं को वहां से चले जाने का सजेस्ट किया। उसने तर्क दिया कि गार्ड्स बहुत ज्यादा हैं और अगर वो अंदर घुस भी गए तो डिंगशू के वापस आते ही उनका काम खत्म हो जाएगा। हालांकि यूं सीधा जाकर उस हीरो डिंगकुन को मारना चाहता था, पर वो जानता था कि ये पॉसिबल नहीं है। शाओ जी के अनुसार डिंगकुन अपना सारा समय एक हाई लेवल डंजन में बिताता था। उसके पास्ट लाइफ के विपरीत अब डंजन्स में कोई भी फ्रीली एंटर और एग्जिट नहीं कर सकता था। अब हाई लेवल डंजन्स की मिलिट्री द्वारा गार्ड की जाती थी और अंदर जाने के लिए एक स्पेशल पास की जरूरत होती थी। हालांकि यूं को यकीन था कि डिंगन के परिवार के घर में ऐसा पास जरूर होगा। हमारे लड़के ने पूछा कि क्या उनके परिवार के लिए इतने सारे गार्ड्स रखना जरूरी था जब वे डिंगन से उतरे दर्जनों ब्रांचेस में से सिर्फ एक ही थे। शाओई ने खुलासा किया कि आखिरकार वे एक हीरो के वंशज थे और उनकी प्रॉपर्टी के अंदर एक डंजन भी था। अपने घर में एक डंजन होने की बात सुनकर हमारे लड़के की आंखें हैरानी से फैल गईं। शाओजाई ने बताया कि लो लेवल डंजन्स तो बहुत पहले से ही प्राइवेटली खरीदे और बेचे जाते थे, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में पावर और इन्फ्लुएंस के बिना लोग सोच भी सकें। डिंगशू के साथ हर समय गार्ड्स होते थे, इसलिए वो जब चाहे मॉन्स्टर्स फार्म करके लेवल अप कर सकता था। इसके विपरीत उनके जैसे आम स्टूडेंट्स सिर्फ स्कूल के डंजन प्रैक्टिकल्स के दौरान ही ऐसा कर पाते थे, जहां उन्हें मॉन्स्टर्स के लिए लड़ना तक पड़ता था। यूं को एहसास हुआ कि ये एरा बहुत बदल गया है और उसने सवाल किया कि क्या इसका मतलब ये नहीं था कि जो जितना रिचर और मोर पावरफुल होगा उसका लेवल उतना ही हाई होगा। शाओई ने सिर हिलाया। उसने बताया कि एक आम आदमी आमतौर पर लेवल 15 और 20 के बीच स्कूल से ग्रेजुएट होता है और उसके बाद कई लोगों को डंजन्स तक पहुंच नहीं मिलती, इसलिए वे उसी लेवल पर अटके रहते हैं। अगर किसी को डंजन से जुड़ी कोई जॉब मिल जाती है, जैसे कि किसी नेशनल डंजन में माइनर या रेंजर की, तो वे मिडिल एज तक लेवल 30 के करीब पहुंच सकते हैं। इसके विपरीत डिंगशू के घर के गार्ड्स जैसे लोग अपने परिवार के डंजन का फायदा उठा सकते थे, जिससे वे लगभग लेवल 30 के हो जाते थे। हायर लेवल तक पहुंचने के लिए किसी को आमतौर पर आर्मी द्वारा रिक्रूट होना पड़ता था या स्कूल असेसमेंट्स के माध्यम से किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि गिल्ड या मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश करना पड़ता था। तभी हायर लेवल डंजन्स तक पहुंचा जा सकता था और हायर लेवल्स हासिल किए जा सकते थे। हमारा लड़का जानता था कि अगर उसे स्ट्रॉन्गर बनना है तो वो पास एसेंशियल था। चोवो ने उन्हें बस चले जाने का सजेस्ट किया, यह तर्क देते हुए कि लेवल गैप बहुत बड़ा था और वो कितना भी स्किल्ड क्यों ना हो, उन गार्ड्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यूं को पता था कि उसकी मौजूदा स्ट्रेंथ उस हीरो को मारना तो दूर, सुप्रीम किंग लुई को मारने के लिए भी काफी नहीं थी, जो लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन के नीचे था। हालांकि वो जानता था कि लेवल 30 के आसपास जो स्काउटिंग स्किल सीखी जा सकती थीं, वे आमतौर पर ईगल आई, एनहांस्ड हियरिंग या क्रैट स्पिरिट समनिंग जैसी स्मॉल एरिया स्किल्स थीं। ये पूरे मैंशन कंपाउंड को 24 घंटे कवर करने के लिए काफी नहीं थीं। इसके अलावा ये कोई लाइफ और डेथ डंजन नहीं था और ज्यादातर गार्ड्स बहुत कंप्लेसेंट थे। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसके लिए अंदर जाना काफी से ज्यादा था। शियाओ घबरा गया। हालांकि यू ने एक लीप लिया और वॉल पर चढ़ गया, ये सोचते हुए कि उसके पास्ट लाइफ के हाई लेवल डंजन्स की लगभग फ्लॉलेस स्काउटिंग की तुलना में ये बहुत रिलैक्स था। चुवोजी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर वे इस तरह के प्राइवेट डंजन के अंदर घुसने में कामयाब भी हो गए तो उन्हें बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के मारा जा सकता था। हमारे लड़के ने चियाओ को शर्ट से पकड़ा और पूछा कि क्या वो अपनी लाइफ नहीं बदलना चाहता। चियाओ जय ने मान लिया कि वो चाहता था, लेकिन उसने एक गिल्ड में शामिल होने के बाद ऐसा करने की योजना बनाई थी। यू ने फिर पूछा कि क्या उसे सच में विश्वास है कि एक गिल्ड उसके लिए चीजें बदल सकती है। च्याओजा, ट्रेटर एक्स च्याओनेन का ग्रेट ग्रैंडसन। च्याओजास की आंखें उदासी से भर गईं। हमारे लड़के ने उसे वॉल पर खींचा और स्पष्ट कर दिया कि किसी व्यक्ति की डेस्टिनी केवल प्रेजेंट में बदली जा सकती है, न कि एक क्या होगा पर बेट लगाकर जिसके बारे में वो खुद भी श्योर नहीं था। यूं अपने सामने के डंजन को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। उसने तय किया कि वो चियाओ को खुद तय करने देगा कि क्या वो उसका पीछा करना चाहता है। चियाओ को पसीना आने लगा और हमारा लड़का सोचने लगा, वंडर कर रहा था कि क्या डिसेंडेंट भी वही चॉइस करेगा जो उसके एंसेस्टर ने की थी। शाओ खड़ा हो गया क्योंकि वो उसे मरने के लिए यूं ही नहीं छोड़ सकता था। यूं ने उससे साउंड न करने को कहा, ये समझाते हुए कि इस एरिया में समनिंग टाइप स्काउटिंग स्किल के कोई ट्रेसेस नहीं थे, इसलिए जब तक वे अपनी आवाज धीमी रखेंगे, उनकी लाइन ऑफ साइट से बचेंगे और सही मोमेंट को पकड़ेंगे, वे आसानी से अंदर जा सकते थे। यूना ने चियाओ जी को पकड़ा और अपनी प्लान का पालन करते हुए वे डिंग फैमिली कॉम्पाउंड में घुसने में कामयाब रहे। चियाओ जी का ध्यान एक डंजन पर टिका था जो अंडरग्राउंड खुल रहा था। वे डंजन में घुसे और 2 मॉन्स्टर्स देखे, एक लेवल 6 और दूसरा लेवल 8। हमारे लड़के ने नोट किया कि लेवल पिछले डंजन की तुलना में थोड़ा हायर था, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी।
शायद इसलिए कि डिंग शू का परिवार उन्हें रेगुलरली किल करता था। हमारे लड़के ने बताया कि केवल 2 छोटे मॉब्स थे और चियाओ को जाकर ट्राई करने को कहा। चियाओ जी डरने लगा और उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो उन्हें बीट नहीं कर सकता। हमारे लड़के ने उसे लड़ने के लिए फोर्स किया। मॉन्स्टर्स ने अटैक किया और उसने खुद को डिफेंड करने के लिए अपना शील्ड समन किया, यूं पर यकीन न करते हुए कि वो उसे जीतने के लिए ट्रस्ट कर रहा है। चाओ घबरा गया और सोचा कि उसे यहां नहीं आना चाहिए था। अब वो घर जाना चाहता था। यू ने उसे फाइट बैक करने की सजेस्ट दी, लेकिन चियाओजी ने पूछा कि वो फाइट बैक करने का अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढेगा। यूना ने उसे अश्योर किया कि वो देख रहा है और कुछ भी बुरा नहीं होगा। शाओ ने उस पर ट्रस्ट करने का फैसला किया और अपने शील्ड का उपयोग करके अटैक किया, लेकिन तभी दूसरे मॉन्स्टर ने पीछे से अटैक करने की कोशिश की, पर चियाओजी ने समय पर रिएक्ट किया और अटैक डॉज कर लिया। यह ठीक वैसा ही था जैसा यू ने सोचा था। चियाओजी का टैलेंट वास्तव में काफी अच्छा था। प्रॉब्लम ये थी कि वो हमेशा टिमिड रहता था और आसानी से पैनिक हो जाता था, इसलिए वो केवल डिफेंड करने की हिम्मत करता था। हालांकि उसकी स्पेशल पोजीशनिंग का सबकॉन्शियस जजमेंट बहुत एक्यूरेट था। इस वजह से ऐसा हमेशा लगता था कि वो एक डेंजरस सिचुएशन में है, लेकिन उसे ज्यादा हेल्थ का लॉस नहीं होता था। शाओ ने मॉन्स्टर पर अटैक किया, लेकिन उसका शील्ड टुकड़े टुकड़े हो गया। यूं बिजली की तरह तेजी से मूव हुआ और मॉन्स्टर्स को मार डाला। चियाओजू को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसका लेवल अप हो गया था। वो अब लेवल 7 पर था। हमारे लड़के ने समझाया कि एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूशन के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और अगर उसने मॉन्स्टर्स को अनबैलेंस नहीं किया होता तो उसे ज्यादा EXP नहीं मिलता। यूं ही वो था जिसने उन्हें मारा था। यूना ने क्रेसेंटफुल बोन ब्लेड पकड़ी हुई थी, जो एक पैर की बोन में कंडेंस्ड रिजेंटमेंट से बनी हुई थी, जिसने उसकी अटैक पावर को 62 और स्पिरिचुअल अटैक को 11 बढ़ा दिया था। यूना ने शियोई के मूवमेंट्स को बहुत एजाइल देखा और उससे पूछा कि वो अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। चियाओजी ने खुलासा किया कि स्पिरिट को छोड़कर वो आमतौर पर उन्हें इवनली ऐड करता था। हमारे लड़के को याद आया कि शील्ड बेरर्स आमतौर पर एजिलिटी में पॉइंट्स ऐड नहीं करते थे। चोवोजर ने समझाया कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे स्कूल में पार्टी ढूंढना मुश्किल लगता था। उसने स्पष्ट किया कि कोई भी स्लो शील्ड बेरर का इंतजार नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब तक वो पहुंचता तब तक बाकी लोग सारे मॉन्स्टर्स ले चुके होते थे। यूना ने एक गहरी सांस ली और समझाया कि उसे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने की जरूरत है। उसने स्पष्ट किया कि लेवल 60 के बाद एडवांस्ड क्लास प्रमोशंस की एट्रीब्यूट रिक्वायरमेंट्स होती थीं। उसने बैशन फोर्ट्रेस क्लास का एग्जाम्पल दिया, जिसके लिए 60 स्टैमिना और 90 डिफेंस पॉइंट्स की जरूरत थी, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि वो रैंडमली पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकता। चोवो ने उल्लेख किया कि एक आम आदमी अपने लाइफ में सबसे ज्यादा लेवल 40 तक ही पहुंच पाएगा, और वंडर किया कि वो लेवल 60 के बारे में कैसे सोच सकता था, क्योंकि वो तो S रैंक था। हमारे लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उससे कहा कि उस मोमेंट से वो S रैंक या S रैंक से कहीं आगे की चीजों के बारे में सोचना शुरू कर सकता है। ये कहकर उसे अपनी क्लास एडवांसमेंट की प्लानिंग भी शुरू करने की जरूरत थी। उसने रिफ्लेक्ट किया कि उसकी सपोर्ट क्लास केवल हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड की वजह से ही रिवाइव हुई थी, और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो वो शायद किसी और क्लास में बदल जाएगा। वो शॉक में था क्योंकि उसे एक स्टनिंग बात का एहसास हुआ, उसकी मिरर वर्ल्ड स्किल लेवल अप हो सकती थी। डिंग फैमिली के प्राइवेट डंजन में यू ने सरप्राइजिंग स्पीड से मॉन्स्टर्स से फाइट किया। उसकी ट्रिक ब्लेड स्किल ने उसके अटैक्स को बूस्ट किया, लेकिन ये तब खत्म हो गई जब उसने एक लेवल 17 ज़ॉम्बी ग्रीड डीमन को मारा। मॉन्स्टर अभी भी अलाइव था, जिसने ट्रिक ब्लेड की पावर लेकिन लॉन्ग फाइट्स में उसकी लिमिट्स को भी दिखाया। यूं का माना और स्टैमिना कम था। मॉन्स्टर मर गया, कंफर्म करते हुए कि उसका शरीर एक्सटेंडेड बैटल्स को हैंडल नहीं कर सकता था। फाइट में ह्यूज रिवॉर्ड्स मिले। यूं को 2 लेवल्स मिले, लेवल 17 पर पहुंच गया और उसका हेल्थ, माना और एट्रीब्यूट पॉइंट्स रैपिडली इंक्रीज हुए। उसे एलीट ज़ॉम्बी से 2 शैडो क्रीचर सोल्स भी मिली, जिसने उसकी SSS रैंक मिरर वर्ल्ड स्किल को 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए, कंफर्म करते हुए कि वो इसे लेवल अप कर सकता था। बैटल के बाद यू ने आइटम्स कलेक्ट किए, लेवल्स और मिरर वर्ल्ड एक्सपीरियंस से खुश था। अचानक डेंजर सेंस करते हुए वो ऊपर की ओर बढ़ा और डिंग फैमिली गार्ड्स को ज्यादा बार पेट्रोल करते हुए देखा। नीचे लेवल 8 का चियाओजी नए गियर के साथ घबराकर रुकने की सजेस्ट दी। उसने कम मॉन्स्टर्स और हाई गार्ड अलर्ट को नोट किया, जिससे ये बहुत रिस्की हो गया था। वंडर कर रहा था कि क्या वे पकड़े गए थे। यूना सहमत हुआ। अब फाइट करना बहुत मुश्किल होगा, जिसके लिए कांस्टेंट गार्ड वॉचिंग और केयरफुल ट्रिक ब्लेड यूज की जरूरत होगी। उसकी मौजूदा पावर और बढ़ी हुई सिक्योरिटी के साथ रिस्क बहुत ज्यादा था। यूना ने एक नई स्किल बुक ब्रिक स्पेल को देखा, जो माना ब्रिक्स क्रिएट करती थी। जब मिरर वर्ल्ड द्वारा इसे रिवर्स किया गया तो ये वॉइड टेक्निक बन गई, जिससे छोटी ऑब्जेक्ट्स इंटैंजिबल हो जाती थीं। उसे एहसास हुआ कि सभी रिवर्स्ड स्किल्स कॉम्बैट के लिए नहीं थीं। कुछ में सटल नॉन फाइटिंग यूजेस थे।
यूना ने अपनी मिरर वर्ल्ड स्किल की जांच की। इसे लेवल अप करने के लिए 30% ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत थी। क्लिफ पर खड़े होकर उसने रिवर्सल द्वारा दी गई अमेजिंग पावर के बारे में सोचा। अपने बेसिक लेवल पर भी उसने ज्यादा डिटरमाइंड महसूस किया। इमेजिन कर रहा था कि जब ये लेवल अप होगा तो वो कितना स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। चमकती आंखों के साथ यू ने एक नई प्लान बनाई। ये डंजन अपने मॉन्स्टर्स से यूनिक मिरर वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऑफर करता था। उसने सोचा कि बॉस को मारकर वो स्किल को लेवल 2 तक लेवल अप कर सकता है। गार्ड रिस्क के बावजूद ये रिवॉर्ड छोड़ने लायक नहीं था। वे चुपचाप केव के माध्यम से मूव हुए, रॉक्स के पीछे छिपते रहे, क्योंकि गार्ड्स डिटेक्शन स्किल्स का ज्यादा बार उपयोग कर रहे थे, जिससे उनकी पोजीशन रिस्की हो रही थी। यूना ने सावधानी से आगे झांका और अपने टारगेट को देखा। स्टेयर्स के शीर्ष पर थिक ग्लोइंग पर्पल चेन से बंधा हुआ एक मैसिव शैडोड फिगर जो एक थ्रोन पर था। कई गार्ड्स उसकी प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये डंजन बॉस था। अपने छिपने की जगह से चियाओजी ये देखकर शॉक हो गया कि एक डंजन बॉस को इस तरह कंट्रोल किया गया था। यूं को कम हैरानी हुई ये नोट करते हुए कि उनके स्कूल का बॉस भी गार्डेड था, ये सजेस्ट करते हुए कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स के लिए ये कॉमन है। यूना ने सीन स्कैन किया, स्टेयर्स पर रिलैक्स्ड गार्ड्स को देखा। उसने बॉस को बांधने वाली ग्लोइंग पर्पल चेन्स पर ध्यान केंद्रित किया। ये एहसास करते हुए कि वे पावरफुल रिस्ट्रेंट्स थे, उसने चुपचाप सिचुएशन एनालाइज की। इतने सारे गार्ड्स के साथ बॉस पर सीधा अटैक सुइसाइडल और अनविनेबल होगा, जो सबका ध्यान खींच लेगा। यूं जानता था कि वो सभी गार्ड्स के साथ बॉस को नहीं मार सकता, लेकिन उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। एक गार्ड अकेला भटक गया। उसने उन्हें एक एक करके टेकआउट करने का फैसला किया। अपना चेहरा ढककर उसने ट्रिक ब्लेड और 150% अटैक बूस्ट का इस्तेमाल किया और गार्ड पर एम्बुश किया। एम्बुश परफेक्टली वर्क किया। गार्ड इंस्टेंटली क्रिपल हो गया और चोवोजी के देखते ही गिर गया। यूं एक डार्क प्रेजेंस के साथ उसके ऊपर खड़ा था, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बात करने को कह रहा था। डरा हुआ गार्ड अपनी लाइफ की भीख मांगने लगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफर करते हुए, ये मानते हुए कि डिंग फैमिली उसे उनके लिए मरने के लिए काफी पे नहीं करती थी। यू ने सुना, इसे अपने मुख्य गोल कॉम्पाउंड में घुसपैठ के बारे में पूछने का मौका देखा। जब यूना ने हीरो डंजन पास के बारे में पूछा तो गार्ड शॉक में था। उसने तुरंत कहा कि ओल्ड मास्टर के स्टडी में कई थे और वे रेयर नहीं थे। गलत समझते हुए गार्ड ने सोचा कि यूं एक हीरो ग्रैंडपा फैनाटिक था। यूं की चुप्पी से डरकर गार्ड ने कसम खाई कि वो सच बोल रहा था, ये कहते हुए कि उसने ओल्ड मास्टर को अक्सर पासेस लेते देखा था। उसने वार्न किया कि पासेस टेम्पररी सैंपल्स थे, एक इनसाइडर के बिना वे पकड़े जाएंगे। यूनो परेशान नहीं हुआ। उसने गार्ड का कॉलर पकड़ा, उससे वरी न करने को कहा। एक ठंडी नजर के साथ उसने गार्ड को अपना इन्वेंट्री एम्प्टी करने का ऑर्डर दिया, अपनी प्लान दिखाते हुए कि वो उससे चोरी करेगा और शायद उसकी आइडेंटिटी ले लेगा। वापस डिंग फैमिली कॉम्पाउंड में यूं ने गार्ड को उसकी शर्ट से पकड़े हुए उससे सवाल करना जारी रखा। यूं एक अकेली मीडियोकर स्किल बुक से निराश था। डरे हुए गार्ड ने कसम खाई कि उसके पास बस इतना ही था, ये समझाते हुए कि डिंग फैमिली सभी वैल्यूएबल डंजन ड्रॉप्स को अपने इनर रेजिडेंस में रखती थी, आउटर गार्ड्स को स्क्रैप्स छोड़कर। यूना ने सनलाइट बैप्टिज्म सीखी, एक पैसिव स्किल जो हीलिंग के बाद टेम्पररी डिफेंस देती थी। उसने मिरर वर्ल्ड का इस्तेमाल इसे मूनलाइट ब्लेसिंग में रिवर्स करने के लिए किया, एक स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्किल जो हीलिंग के बाद टेम्पररी अटैक बूस्ट्स देती थी। उसने नोट किया कि ये स्किल डंजन पासेस की तरह इनर रेजिडेंस में थी। गार्ड ने लैविश डिंग इनर रेजिडेंस की ओर इशारा किया, ये समझाते हुए कि उसके जैसे आउटर गार्ड्स को सीधे समन्स के बिना अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। उसने कहा कि सिक्योरिटी एक्सट्रीम थी। डिंगशू को छोड़कर अंदर हर कोई टॉप गियर के साथ लेवल 50 से ऊपर था, जिससे आउटर गार्ड्स की जरूरत नहीं थी। यूना ने गार्ड को और करीब पकड़ा, ये पूछते हुए कि क्या पास रेजिडेंस में था। डरे हुए गार्ड ने इसकी कंफर्म की, ये ऐड करते हुए कि पावरफुल फैमिली हेड लेवल 42 भी वहीं था, एक ऐसा दुश्मन जिसे यून बीट नहीं कर सकता था। उसने फैमिली की स्ट्रेंथ डिटेल से बताई। करंट और सेकंड फैमिली हेड्स लेवल 42, थर्ड फैमिली हेड लेवल 52 और ओल्ड मास्टर लेवल 57। उसने वार्न किया कि अगर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स वापस आ गए तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। सभी इन्फो मिलने के बाद यू ने गार्ड को नॉकआउट कर दिया। उसने चियाओ को डिस्गाइज के रूप में गार्ड का आर्मर पहनने और उसके सिग्नल का इंतजार करने के लिए कहा। चूंकि पावरफुल फैमिली हेड अंदर सेफ था, यू ने सीधे कॉन्फ्रंट करने के बजाय उसे ल्योर आउट करने की प्लान बनाई। वापस डंजन में यू ने बॉस को ऑब्जर्व किया। उसने समझा कि डिंग फैमिली बॉस को अलाइव रखने के लिए हाई लेवल चेन्स का उपयोग करता था, जिससे एक परमानेंट प्राइवेट फार्मिंग स्पॉट क्रिएट होता था। उसे एहसास हुआ कि ये सिस्टम सिक्योरिटी, जो आसानी से गार्डेड चेन्स पर निर्भर थी, का एक्सप्लॉइट किया जा सकता था। ये एक बड़ी फ्लॉ थी। गार्ड सोचते थे कि उनका मेथड सेफ था क्योंकि कोई भी चेन्स अनलॉक नहीं करेगा, लेकिन वे यूं को नहीं जानते थे,
जो अपने पास्ट लाइफ से जानता था कि उन्हें अनलॉक कैसे करना है। उसने चुपचाप एक गार्ड के पास जाकर आसानी से लॉक खोल दिया। चेन्स गिर गईं और एनरेज्ड बॉस टूटकर फ्री हो गया, वाइल्ड हो गया। गार्ड्स पैनिक हो गए क्योंकि ह्यूज मॉन्स्टर रैम्पेज कर रहा था। ये केओस ठीक वही था जो यूं को फैमिली हेड को इनर रेजिडेंस से बाहर ल्योर करने के लिए चाहिए था। ऐसा करने का ये परफेक्ट मेथड था। प्लान वर्क कर गई। अलार्म्स ब्लेयर हो गए क्योंकि लेवल 42 फैमिली हेड अनगार्डेड इनर रेजिडेंस से बाहर भागा, इमीडिएट डंजन रीइंफोर्समेंट ऑर्डर करते हुए। जैसे ही वो और उसके गार्ड्स क्राइसिस हैंडल करने के लिए चार्ज हुए, यू ने इस डिस्ट्रैक्शन का उपयोग बॉस को बांधने वाली पावरफुल लेवल 60 कॉम्बैट चेन्स को हथियाने के लिए किया। पल्सिंग हाई लेवल गियर को पकड़े हुए यूं जानता था कि उसकी प्लान सक्सीड हो गई। फैमिली हेड और एलीट गार्ड्स बिजी होने के साथ वो और चियाओ आसानी से इनर रेजिडेंस में एंटर कर सकते थे। जैसे ही यूं की प्लान ने रास्ता खोला, डिंग फैमिली होम के मेन एंट्रेंस पर नए लोग पहुंचे। सर्वेंट्स ने लौट रहे सेकंड मास्टर डिंग हाओ लेवल 42 और उनके बेटे डिंग शू का ग्रीट किया, जो एक फैंसी कार में आए थे। डिंग हाओ ने डिंग शू की यूं से हुई हाल की हार को एक छोटी सी मिस्टेक मानकर टाल दिया, लेकिन डिंग शू ने पलटवार करते हुए कहा कि उसके पिता का ग्रीट करना वो वजह नहीं थी जिसके लिए वो यहां था। फिर डिंग हाओ ने मिस यूनशा के लिए कार डोर खोला। 2 जवान महिलाएं बाहर निकलीं, एक लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर वाली और उसकी डार्क हेड फ्रेंड जो शायद यूनशा थी। डंजन मेस से वापस आया मस्टैश्ड फैमिली हेड स्टेयर्स के शीर्ष पर इंतजार कर रहा था, मुस्कुराते हुए। अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह कंफ्यूजन फिर एंगर ने ले ली। उसने एक झुकते हुए सर्वेंट को जोर से किक मारकर रास्ते से हटा दिया, उसे ब्लॉक न करने को कहा। जब सर्वेंट जमीन पर पड़ा था, एंग्री फैमिली हेड तेजी से डिंग हाओ, डिंग शू और उनकी 2 महिला मेहमानों की ओर बढ़ा, जो साफ तौर पर नाराज था। जंगलों से शाओजीर एक गार्ड के भेष में घर पर सीन देख रहा था। यूं अचानक उसके पीछे दिखाई दिया, जिससे लड़का सरप्राइज हो गया। शाओजी ने कहा कि वो वरीड था, ये नोट करते हुए कि डिंग फैमिली के वापस आने के साथ घर में स्नीक करने का ये सही समय नहीं था। यू ने शांति से पूछा कि वो वरीड क्यों लग रहा था, और एक सरप्राइज च्याओजी ने पूछा कि वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंचा। यूना ने समझाया कि जिस क्रीचर को उसने आजाद किया था वो एक डंजन लॉर्ड था। लेवल 31 को भी जिंदा पकड़ना मुश्किल था, जिसका मतलब था कि ये डिंग फैमिली के मुख्य फाइटर्स को लंबे समय तक बिजी रखेगा। उसने कहा कि वे जल्द ही बॉस को डिफीट नहीं कर पाएंगे, जिससे ये उनके लिए परफेक्ट चांस बन गया था। ये तय होने के बाद उसने चियाओजी से पूछा कि उसने क्या देखा था। चियाओ ने उदासी से घर की ओर देखा। उसने कहा कि जिस सर्वेंट को फैमिली हेड ने किक मारी थी वो उसका सबसे छोटा अंकल शाओली था, एक लेवल 17 आदमी। यू ने सुना जैसे चियाओ ने उनके शेड पास्ट के एक डार्क पार्ट के बारे में बताया। उसने कहा कि जब ओल्ड यून रेबल हुआ था, उसके परिवार को पहले ही मार दिया गया था। शाओजी ने ऐड किया कि एक तरह से इसने उन्हें ट्रेटर्स के बच्चों के लिए आने वाले सालों की शेम और पेन से बचा लिया, जैसे कि उसके अपने परिवार के लिए हुआ था। यूं के पुराने दोस्त के परिवार को उनके पास्ट के बारे में झूठ की वजह से जो पेन झेलना पड़ा था, उसे सुनकर यूं के चेहरे पर ग्रिम सैडनेस और स्ट्रांग विल दिखाई दी। जैसे ही वे पेड़ों से देख रहे थे, चौवो ने अपने परिवार की दुखद स्टोरी जारी रखी। उसने समझाया कि ट्रेटर्स कहे जाने के बाद चाओ फैमिली को एम्पायर से लगातार मीननेस का सामना करना पड़ा। उनके घर तबाह हो गए और उनकी लीव्स रूइन हो गईं। ये तब और खराब हो गया जब तथाकथित हीरो डिंकुन के सीक्रेट ऑर्डर्स के तहत सर्वाइविंग चियाओ मेंबर्स को लगातार सताया और हर्ट किया गया। सर्वाइव करने के लिए कोई और चॉइस न होने पर बीटन और ब्रोकन चियाओ फैमिली मेंबर्स को उन्हीं लोगों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया जिन्होंने उन्हें बर्बाद करने में मदद की थी, डिंग फैमिली। अब वे एक गरीब लाइफ जीते हैं, हमेशा अपने मास्टर के चेहरों को देखते हैं, स्क्रैप्स के लिए झुकते और चापलूसी करते हैं। चुओजी ने शेम के साथ स्वीकार किया कि उन्हें कभी कभी ट्रेटर के बच्चों को माफ करने के लिए डिंग फैमिली की पावर और काइंडनेस के प्रूफ के रूप में दिखाया जाता है। उसने कहा कि उसके पिता की जनरेशन ने फाइट बैक करने और अपनी फेट बदलने की कोशिश की थी। उन दोनों ने इस अनफेयरनेस के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर उनकी कोशिश का अंत बहुत बुरा हुआ। स्ट्रेस से टूटकर उसके पिता पागल हो गए, जबकि उसके चाचा सोली पूरी तरह ओबीडियंट बन गए, जैसे वो डिंग परिवार के कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं थे। इस होपलेस हिस्ट्री के भारी बोझ से शाओ ज्यू अपने ही फैसले पर डाउट करने लगा। उसे लगा कि क्या यूं के पीछे इतने डेंजरस जगह पर जाना सही है। उसका डाउट तब टूटा जब यूं उसकी तरफ मुड़ा और फर्मली कहा कि उसे इनर रेजिडेंस के अंदर जाना ही होगा। चोवो घबराकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, क्विकली याद दिलाया कि डिंगशू के पिता, जो खुद एक फुली इक्विप्ड लेवल 42 फाइटर हैं, वो अंदर ही मौजूद हैं। उसने यूं को वार्न किया कि अगर वो पकड़ा गया तो श्योरली मारा जाएगा, पर यूं इस डेंजर से डरा नहीं। उसने अपना बिलीफ समझाया कि इस जमाने में जहां पावरफुल लोग पावर और डंजन्स के इस्तेमाल को कंट्रोल करते हैं, वहां चांस लिए बिना कोई अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता।
उसने शाओ की तरफ देखकर जोड़ा कि अगर कोई वरी और वेट ज्यादा करे तो कुछ चीजें कभी पूरी नहीं होंगी। आखिर में यू ने उसे एक क्लियर चॉइस दिया। उसने शाओ से कहा कि वो उसकी फेट बदलने में हेल्प कर सकता है, पर शाओ को पहले एक्ट करने का फैसला खुद करना होगा। यू ने अपने प्लान्स क्लियर कर दिए, वो फाइट बैक करेगा, पर शाओ जी को अपने पीछे आने के लिए फोर्स नहीं करेगा। यू की स्ट्रांग विल के बावजूद शाओ अभी भी बहुत डरा हुआ और डाउटफुल था। उसने आर्ग्यू किया कि डिंग फैमिली एक ह्यूज पावर है जो इस दुनिया पर रूल करती है, और आस्किंग कि वे दोनों इतनी बड़ी फोर्स से कैसे लड़ सकते हैं। यूं उससे दूर मुड़ा, दूर इनर रेजिडेंस की तरफ देखने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, उसने स्टंट शाओ जी से कहा कि उसका गोल सिर्फ एक परिवार को नीचे गिराने से कहीं ज्यादा बड़ा है। उसने कहा कि जिस असली एनिमी से वो लड़ने की योजना बना रहा है वो एंटायर एम्पायर है। इस बीच शांत इनर रेजिडेंस के अंदर डिंघाओ एक काउच पर रिलैक्स कर रहा था, जिसकी सेवा एक मेड कर रही थी। उसने सोचा कि डंजन लॉर्ड अपनी स्ट्रॉन्ग चेन से ब्रेक फ्री कैसे हो गया। डिंगशु के साथ आई ब्लॉन्ड गर्ल ने उसे देखकर पोलाइटली अपने चाचा से पूछा कि क्या ये सही समय नहीं है, और इमरजेंसी की वजह से किसी और दिन आने को कहा। डिंघाओ ने क्विकली उसकी वरीज को टाल दिया, कहा कि उसका बड़ा भाई जो फैमिली हेड है वो सब हैंडल कर लेगा। उसने उसे प्रॉमिस किया कि एक सिंपल डंजन प्रॉब्लम उसके आने से कहीं कम इंपॉर्टेंट है। वो स्माइलिंग रहा और एक्सप्लेन किया कि जब उनके पावरफुल फादर, ओल्ड मास्टर और उनके तीसरे भाई ने सुना कि वो आ रही है तो वे उससे मिलने के लिए पहले ही घर की तरफ निकल चुके थे। उसने ये भी कहा कि वे हीरो ग्रैंडपा से भी कांटेक्ट कर चुके हैं जो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, जिससे ये क्लियर हो गया कि सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ईजी होगा। बालकनी पर एक हिडन स्पॉट से यूं ने सब कुछ सुना। हीरो ग्रैंडपा का नाम सुनकर उसका ध्यान शार्पेंड हो गया। वो जानता था कि उनका मतलब तथाकथित हीरो डिंगकुन से है। उसका दिमाग रेस्ट करने लगा, इस नई इन्फो को उस जानकारी से कनेक्ट करने लगा जो उसे पकड़े गए गार्ड से मिली थी। हीरोज डंजन में एंटर करने के लिए एक पास और साथ जाने के लिए एक इंसान, दोनों की जरूरत थी। उसने गेस्ट्स को देखा, यूनशा को कितनी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जा रहा था, और रियलाइज किया कि उसका स्टेटस बहुत हाई होना चाहिए। तभी एक इंपॉर्टेंट डिटेल उसे हिट किया। उसका नाम यूनशा था, जिसका लास्ट नेम उसके करंट सेल्फ जैसा ही था। उसने सोचा कि क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, पर अभी के लिए उसने उस थॉट को साइड में धकेल दिया। उसने अपनी गेज फोकस की और अपने इमीडिएट गोल पर कॉन्सेंट्रेट करने का फैसला किया, डंजन पास हासिल करना। जैसे ही वो देख रहा था, यूनशा चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा अनरीडेबल था, वो मिस्ट्री और इंपॉर्टेंस की फिगर थी। डिंग फैमिली के मेन फाइटर्स के बिजी होने का फायदा उठाकर यू ने इनर रेजिडेंस में स्नीक करने का चांस लिया। वो चुपचाप रिच हॉलवे से गुजरा, बात करती हुई 2 मेड्स को पार किया और छिपने के लिए शैडोज का इस्तेमाल किया। वो रिचली डेकोरेटेड हॉल से होता हुआ अपने गोल की तरफ मैंशन में डीपर जाने लगा। इस बीच डंजन के बाहर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। फैमिली हेड डिंग ई जो लेवल 42 पर था और उसकी फोर्सेस अब डिफीटेड डंजन लॉर्ड के सामने खड़ी थीं। डिंग ई ने सिचुएशन को देखकर डिसाइड किया कि क्रीचर को पर्पस से लेट लूज किया गया था। हालांकि वो बॉदर्ड था क्योंकि उन्हें ऐसा करने वाला नहीं मिल पाया। उसने सोचा कि इतना बड़ा रिस्क उठाना सिर्फ एक गुड इक्विपमेंट जैसे कि चेन्स के लिए नहीं हो सकता। अपने घर की प्रोटेक्ट करने के लिए डिटरमाइंड होकर उसने अपने गार्ड्स को सबसे पहले इनर रेजिडेंस को सराउंड करने का ऑर्डर दिया। उसकी मेन कंसर्न उसकी इंपॉर्टेंट गेस्ट थी। अंदर यू ने अपनी सर्च शुरू की। वो उस डेस्क के पास गया जिसके बारे में गार्ड ने बताया था, पर ड्रॉर्स एम्प्टी पाकर पहले तो उसे अनॉयड हुई। अपनी नई नॉन फाइटिंग स्किल याद करके उसने फेजिंग का इस्तेमाल किया, जो ब्रिक स्पेल का रिवर्स था। इससे उसका हाथ डेस्क की सॉलिड वुड के थ्रू चला गया, जिससे अंदर एक हिडन स्पॉट दिखाई दिया। वहां उसे बुक्स और जर्नल्स से भरा एक ड्रॉअर मिला। उसने उन आइटम्स को बाहर निकाला। उसकी नज़र सबसे पहले एक डायरी जैसी चीज पर पड़ी। उसे साइड में हटाकर उसे असली प्राइज मिला, हाई क्वालिटी फैंसी स्किल बुक्स का एक कलेक्शन। उनमें से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्किल के लिए थी, स्लोइंग ऑरा, जो एक बड़े एरिया में सभी एनिमीज को स्लो कर सकती थी। उसे परिवार का सीक्रेट स्टैश मिल गया था। डिंग फैमिली के इनर रेजिडेंस का एंट्रेंस अब गार्ड से भरा हुआ था। पास के जंगल में छिपकर शाओजी टेरर में सब देख रहा था, वंडरिंग कि इतने सारे गार्ड्स क्यों आ गए और फियरिंग कि कहीं वे पकड़े न गए हों। जैसे जैसे और गार्ड्स आते गए उसकी पैनिक बढ़ती गई और उसे रियलाइज्ड हुआ कि सिचुएशन बहुत रिस्की है। उसे वरीड हुई कि अगर यूं तुरंत बाहर नहीं आया तो वो पकड़ा जाएगा। पकड़े जाने के फियर ने उसे अपने पिता के पागल होने और अपने परिवार की कांस्टेंट सफरिंग की पेनफुल मेमोरीज याद दिला दी। उसका पहला थॉट था भाग जाना, छिपकर निकल जाना और खुद को बचाना। जैसे ही एक और गार्ड उसके हाइडिंग स्पॉट के पास आया, वो क्या करे ये न जानने की वजह से फ्रोजन हो गया। पर उसी की मोमेंट पर यूं की बातें उसके दिमाग में आईं। उसे बदलने में हेल्प की जा सकती थी, पर उसे चॉइस पहले हिमसेल्फ करनी थी। अपना माइंड बना लेने के बाद शाओ ने पर्पसली गार्ड्स का ध्यान खींचते हुए एक जोरदार शाउट किया।
फिर वो अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर निकला और भागने लगा, उन्हें मैंशन से दूर ले जाने लगा। उसने अपना चॉइस कर लिया था। उसने यूं को न पकड़े जाने देने के लिए डिस्ट्रैक्शन बनने का फैसला किया। मैंशन के अंदर से यूं ने शियोई के इस ब्रेव एक्ट को देखा। गार्ड्स के डिस्ट्रैक्टेड होने पर उसने एक खिड़की तोड़ी और बाहर जंप कर गया। उसे प्राउड महसूस हुआ, रियलाइजिंग कि उसके फ्रेंड ने आखिरकार अपने फियर पर ओवरकम कर लिया है और अपनी फेट के खिलाफ लड़ने का चूज किया है। चोवो को एस्केप करने में हेल्प करने के लिए यू ने एक और भी बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। वो गार्ड्स के बीच उतरा, उन्हें टॉन्टिंग करते हुए कहा कि उसने चेन्स और स्किल बुक्स स्टोलन कर लिए हैं और उन्हें आकर गेट करने का डरे किया। एंग्री होकर गार्ड्स इमीडिएटली अपनी पोजीशंस छोड़कर उसका चेस्ट करने लगे। भागते हुए यू ने अभी स्टोलन की हुई स्लोइंग ऑरा स्किल का इस्तेमाल किया। हालांकि मिरर वर्ल्ड की वजह से ये स्किल रिवर्स हो गई और एक्सेलरेटिंग ऑरा बन गई, जिससे वो और उसके पास के कोई भी फ्रेंड स्पेड अप हो गए। फैमिली हेड डिंग ई ने उन्हें भागते देखा, पर उसे कुछ अजीब लगा। घर से दूर भागने के बजाय वे वापस डंजन की तरफ जा रहे थे। डेंजर को रियलाइजिंग करते हुए उसने अपने 2 स्क्वाड्स को चेसिंग स्टॉप करने और डंजन लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वापस जाने का ऑर्डर दिया। शाओ, जो अब यूं के बगल में भाग रहा था, पूरी तरह कंफ्यूज था। उसने पूछा कि यून रॉन्ग डायरेक्शन में डेंजर की तरफ वापस क्यों ले जा रहा है। यू ने अपना बड़ा प्लान एक्सप्लेन किया। वो जानता था कि इतने सारे गार्ड्स के उनके पीछे आने से बचे हुए फोर्सेस ने वाइल्ड डंजन लॉर्ड को पहले ही डिफीटेड कर दिया होगा। उस पावरफुल बॉस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक जबरदस्त फाइट करनी पड़ी होगी। इसका मतलब था कि लॉर्ड का एचपी अब सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होगा, जिससे वो वीक हो गया होगा। यू ने अपनी अल्टीमेट स्किल मिरर वर्ल्ड का स्टेटस चेक किया, सीन कि वो स्ट्रॉन्गर होने के कितना करीब है। उसकी आंखें पर्पल ग्लोइंग कर रही थीं और वो जानता था कि उसे क्या करना है। अब उस वीकेंड डंजन लॉर्ड को किलिंग करने से उसे अपनी सबसे पावरफुल एबिलिटी को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए फाइनल पुश मिल जाएगा। डिंग फैमिली के लाविश सिटिंग रूम में एक टेंस क्वाइट छा गया। टी सिपिंग करती हुई ब्लॉन्ड गर्ल ने पोलाइटली अपने होस्ट डिंगहाओ से कहा कि वो बाहर हो रहे कमोशन पर ध्यान दे सकता है। स्माइलिंग कॉन्फिडेंटली सेकंड पेट्रियार्क डिंगहाओ ने इसे एक छोटा मोटा थीफ बताकर टाल दिया और अपनी गेस्ट को अश्योरिंग किया कि उसका भाई डिंग ई इसे इजीली हैंडल कर लेगा। पर यह इजी से बहुत दूर था। डंजन में ग्रैंड पेट्रियार्क डिंग ई गुस्से में कंट्रोल रीगेन करने की कोशिश कर रहा था। उसने एक गार्ड पर स्लो होने के लिए चिल्लाया और उसे सीधे रैम्पेजिंग ओवरलॉर्ड के पीछे जाने का ऑर्डर दिया। यूं को जिप पास्ट होते देखकर डिंग ने अपनी सबसे फास्टेस्ट यूनिट्स रोग्स और आर्चर्स को कमांडेड दिया कि वे बॉस को छोड़कर हर कीमत पर इंट्रूडर का परस्यू करें। उनकी एफर्ट्स फेल्ड हो गई। यून इनक्रेडिबल स्पीड से भागा और उन्हें पीछे छोड़ गया। वो अपना एडवांटेज जानता था। उसने अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स का आधा हिस्सा एजिलिटी में लगाया था। अपनी रिवर्स्ड एक्सेलरेशन स्किल्स के साथ वो इतना फास्ट था कि केवल स्पेशलाइज्ड लेवल 30 रोग्स या आर्चर्स ही उसके साथ रहने का चांस ले सकते थे। वो इजीली मेन चेंबर तक पहुंच गया, जहां स्केलेटल ओवरलॉर्ड को सराउंडेड किया गया था। बीस्ट बहुत हेविली वुंडेड और क्रिपल्ड था। गार्ड्स के एक सीलिंग स्पेल कास्ट करने की कोशिश में स्ट्रगलिंग करते हुए यू ने देखा कि उसका प्लान परफेक्टली वर्कड किया। बॉस अब अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर था। पर्पल एनर्जी के एक सर्ज के साथ उसने उस वीकेंड डंजन लॉर्ड को फिनिश करने के लिए एक डिसाइसिव ब्लो डिलीवर करने की तैयारी की। जैसे ही यूं पास आया, ओवरलॉर्ड के आसपास के गार्ड्स ने उसे देखा। उन्होंने अलार्म शाउट किया और उसका पाथ ब्लॉक करने के लिए स्क्रैम्बलिंग करने लगे। इससे पहले कि वे ठीक से डिफेंड कर पाते, यू ने क्योटिक थॉर्न्स अनलीश कर दिया। जमीन से पर्पल थॉर्नी वाइन्स इरप्टेड हुए और उन पर लैशिंग आउट करने लगे। गार्ड्स बिविल्डर्ड थे, उन्होंने ये स्किल कभी नहीं देखी थी। थॉर्न्स ने एक स्टेटस एलिमेंट इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश की। इंसान आमतौर पर ऐसे इफेक्ट्स रेजिस्ट करते हैं, पर यूं की स्किल अननेचुरली पोटेंट थी और कई गार्ड्स उसे रेजिस्ट करने में फेल्ड रहे। हॉरिफाइंग रिजल्ट ये हुआ, अफ्लिक्टेड गार्ड्स को कंफ्यूजन हो गया। एक मेज ने अपने ही एक साथी गार्ड पर पावरफुल स्पेल ब्लास्ट कर दिया, जिससे उनकी रैंक्स में केओस फैल गया। दूसरे गार्ड शॉक में देखते रह गए। स्किल की इम्पॉसिबली हाई सक्सेस रेट से स्टन्ड थे। एनिमीज के एक दूसरे से लड़ने पर यू ने अपना चांस सीज्ड कर लिया। वो डिसऑर्गेनाइज्ड गार्ड्स के थ्रू इजीली ब्लर्ड हो गया। लो एचपी ओवरलॉर्ड। उसका प्राइज जो अब उसके लिए राइप था, उसका पाथ क्लियर था। गार्ड्स का डिफेंस क्रम्बल्ड हो गया जैसे ही यून स्लिप थ्रू हुआ। वे पैनिक्ड हो गए, चिल्ला रहे थे कि उनके शील्ड्स और क्राउड कंट्रोल क्यों फेल्ड हो गए और एक्सीडेंटली अपने एलाइज को हिट कर रहे थे। यू ने उनके पुअर कोऑर्डिनेशन पर नोटेड किया, रिकग्नाइजिंग किया कि वे एमएलवाई क्रू थे जिन्हें रियल टीम बैटल एक्सपीरियंस नहीं था। उसने सोचा कि लॉन्ग पीस ने उन्हें सॉफ्ट बना दिया है, जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल हो रहा है। एक गार्ड कैप्टन ने अपने मेन रैली करने की कोशिश की, इंसिस्टिंग किया कि अगर वे इंट्रूडर को पिन डाउन कर सके तो वो डेड होगा। ठीक तभी फर्स्ट पेट्रियार्क डिंग ई अराइव्ड हुआ
और अपने मेन को यूं को होल्ड करने का कमांडिंग दिया। फायरी गियर में लेवल 42 वॉरियर ने डिक्लेयर किया कि वो इंट्रूडर से पर्सनली डील करेगा। अपने ब्लेजिंग वेपन के साथ उसने लीप्ड किया, यूं पर एक डेविस्टेटिंग अटैक प्रिपेयर कर रहा था। यूं ने पेट्रियार्क्स अप्रोच को देखा, खुद को रेडीइंग करते हुए। एक डिसमिसिव साउंड के साथ उसने अटैक हेड ऑन फेस करने का डिसाइडेड किया। उसने लेवल 60 कॉम्बैट चेन्स बाहर निकाले जो उसने स्टोलन किए थे। हालांकि वो उन्हें फुली इक्विप करने के लिए टू लो लेवल था, पर वो उनकी इमेंस ड्यूरेबिलिटी को जानता था, जो बनी रहेगी। जैसे ही डिंग का फायरी अटैक डिसेंड हुआ, यू ने चेन्स को एक मेकशिफ्ट शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और पावरफुल ब्लास्ट की पूरी फोर्स को सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिया। यू ने क्लेवरली डिंग ई के पावरफुल अटैक को अपने एडवांटेज में बदल दिया। सिर्फ उस फायरी ब्लास्ट को ब्लॉक करने के बजाय उसने उसके जबरदस्त इम्पैक्ट का इस्तेमाल खुद को कैनन बॉल की तरह पीछे धकेलने के लिए किया, जिससे गार्ड्स ने अपने बॉस के आसपास जो मैजिकल सील मेंटेन करने की कोशिश की थी वो टूट गया। वो क्रिपल डंजन लॉर्ड के ठीक सामने परफेक्टली लैंड हुआ। एक आखिरी टॉन्ट के साथ उसने उस एनरेज्ड पेट्रियार्क को चीकिली सवारी के लिए धन्यवाद कहा। गार्ड्स के रिएक्ट करने से पहले यू ने डिक्लेयर किया कि वो ओवरलॉर्ड का एक्सपीरियंस स्टील करेगा। उसने एक पावरफुल फिनिशिंग ब्लो अनलीश किया, वीकेंड बीस्ट पर स्ट्राइक किया और उसकी लाइफ एंड कर दी। इसका पे ऑफ इमीडिएट और ह्यूज था। यू ने इंस्टेंटली स्टैगरिंग 3 लेवल्स गेन किए, लेवल 20 पर जंप किया और 9 न्यू एट्रीब्यूट पॉइंट्स रिसीव किए। सबसे इंपॉर्टेंटली, डंजन लॉर्ड के मैसिव एक्सपीरियंस ने उसकी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड को मैक्स्ड आउट कर दिया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने कंफर्म्ड किया कि स्किल अपग्रेड हो गई है और आखिरकार कवेटेड लेवल 2 पर पहुंच गई है। अपना किल स्टोलन होने के बाद फर्स्ट पेट्रियार्क डिंग ई गुस्से से सीधिंग उठा। उसने फ्यूरी में चीखना शुरू कर दिया और अपनी फायरी एएक्स लेकर यूं पर चार्ज कर दिया। उसके पीछे पीछे बाकी गार्ड्स भी आगे की ओर दौड़े। वे इस ऑडेशियस इंट्रूडर को पकड़ने के लिए डिटरमाइंड थे, जो मैसिव डंजन लॉर्ड कॉप्स के सामने शांति से खड़ा था। लेकिन यूचो जरा भी अनअफ्रेड नहीं था। उसका ध्यान अपने स्पॉइल्स पर था। लेवल 2 पर उसकी अल्टीमेट स्किल को मिली नई पावर पर। जैसे ही डिंगी का पावरफुल अटैक कनेक्ट होने वाला था, वो यूं की एक शिमरिंग इमेज से हार्मलेसली पास हो गया और फिर यून वैनिश्ड हो गया। गार्ड्स उसके अचानक गायब होने से कंफ्यूज्ड होकर रुक गए। यू ने खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाया। पूरी दुनिया डंजन के एक शांत क्रिस्टल ब्लू ग्रीन वर्जन में बदल गई थी। उसने अपनी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड की एक नई एबिलिटी एक्टिवेट की। इस स्ट्रेंज डायमेंशन में उसने डिंगी और दूसरे गार्ड्स के गोस्टली क्लियर वर्जन्स देखे। उसकी प्रेजेंस से अनअवेयर एक टाइमर दिखा रहा था कि उसका मिरर वॉक लगभग 30 मिनट्स तक चलेगा। उसे एक्साइटमेंट के साथ रियलाइज्ड हुआ कि अब वो मिरर के अंदर की असली दुनिया में एंटर कर सकता है। इस स्ट्रेंज ब्लू ग्रीन वर्ल्ड के अंदर यू ने अपनी नई पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि सब कुछ रियल वर्ल्ड की एक परफेक्ट मिरर इमेज थी, जो लेफ्ट टू राइट फ्लिप्ड थी। पहले तो उसने सोचा कि गार्ड्स की गोस्टली शेप्स सिर्फ ट्रिक्स हैं, क्योंकि उसका हाथ उनमें से एक के राइट थ्रू चला गया था। पर जब उसने क्रिस्टल लाइक ग्राउंड टच किया तो उसे वो सॉलिड लगा, ये रियलाइजिंग करते हुए कि ये जगह सिर्फ एक ट्रिक से कहीं ज्यादा थी। उसकी एक्सप्लोरेशन से उसे एक अमेजिंग फाइंड मिली। उसने जमीन से एक सॉलिड क्रिस्टल पीस पिकअप किया और एक मैसेज ने बताया कि उसके पास एक मिरर शार्ड है, जो इंपॉर्टेंटली इस वर्ल्ड से निकालकर रियल वन में ले जाया जा सकता है। यूं के लिए ये एक बिग डील था। वो समझा कि अपनी मिरर वर्ल्ड स्किल के साथ, जो अब लेवल 2 पर थी, वो इस दूसरी वर्ल्ड से रियल ऑब्जेक्ट्स को अपनी दुनिया में ला सकता है। स्किल्स अपग्रेड के साथ और क्या क्या बदला है, ये वंडरिंग करते हुए उसने अपनी सिस्टम स्क्रीन चेक की। उसे स्किल्स की एक पूरी तरह से डिफरेंट लिस्ट दिखाई दी, जिसमें इनविजिबिलिटी और फोर्स फील्ड केज जैसी कई पावरफुल रिवर्स्ड एबिलिटीज दिख रही थीं, पर उनमें से ज्यादातर नॉट एक्टिवेटेड मार्क्ड थीं, जिसने उसे कंफ्यूज कर दिया। एक मैसेज ने क्विकली एक्सप्लेन किया कि ये स्किल्स उन बेस स्किल्स के लिए थीं जो अभी तक लर्न नहीं की गई हैं। तब उसे अपनी नई एबिलिटी की पूरी पावर समझ आई। लिस्ट में उन सभी स्किल्स के रिवर्स्ड फॉर्म्स थे जिन्हें वो लर्न कर सकता था। अब वो जानता था कि इन स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज में से किसी का भी इस्तेमाल करने के लिए उसे पहले रियलिटी में उनके नॉर्मल वर्जन्स फाइंड करने और लर्न करने की जरूरत है। लेवल 1 पर उसने जिस स्किल रिवर्सल का इस्तेमाल किया था, वो तो उसकी एबिलिटीज की असली ट्रू पावर का सिर्फ एक सिंपल बेसिक पार्ट था। उसे अचानक अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो क्रिस्टल एयर में एक हल्की ब्लू ग्रीन ह्यूमन शेप एमलेसली फ्लोटिंग कर रही थी। उसने सोचा कि क्या ये कोई सोल है, जैसे वो खुद बैक टू लाइफ आने से पहले स्टक था। इस आइडिया में उसे इंटरेस्टेड हुई और उसने पूछा कि क्या इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में दूसरे सोल्स भी हैं। बिना किसी वार्निंग के शांत सोल हरी एनर्जी से फ्लैश्ड हुई और एक चीखते हुए बोन लाइक अनडेड क्रीचर में बदल गई, जिसने उस पर लंच किया। सरप्राइज्ड होकर यू ने अपनी ग्लोइंग ब्लेड पुल आउट की और फाइट के लिए रेडी हो गया। उसने क्रीचर्स अटैक मेट की और एक ही स्विंग से अनडेड बीइंग को ईजिली स्मैश्ड कर दिया, ये नोटिंग करते हुए कि वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा था।
जैसे ही उसने क्रीचर फिनिश किया, एक नया मैसेज पॉप्ड अप हुआ जिसने उसका ध्यान खींचा। सिस्टम ने उसे एक अनडेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। इसने एक्सप्लेन किया कि वो जिस सोल को अभी बीटन किया है उसके साथ एक डील कर सकता है जिससे वो मिरर वर्ल्ड लीव करके रियल वर्ल्ड में उसके लिए फाइट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी कहा गया था कि सोल का हाईएस्ट लेवल हमेशा उसके सेम ही रहेगा और वो ऐसे 20 कॉन्ट्रैक्ट्स रख सकता है। इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट ने यू को इस नई पावर की पोटेंशियल के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। यू ने सोचा कि उसकी नई पावर का क्या मतलब है। अब वो समझा कि मिरर वर्ल्ड में एक अनडेड क्रीचर बीट करने के बाद वो उसकी सोल के साथ डील करके उसे एक पावरफुल फाइटर के रूप में रियलिटी में बाहर ला सकता है। अपने पास मिरर शार्ड को पकड़े हुए जिसे उसने रियल बनाया था, वो जानता था कि उसकी एबिलिटी सिर्फ स्टोन्स जैसी चीजों के लिए नहीं थी। मिरर वर्ल्ड का लेवल 2 अपग्रेड एक असली गेम चेंजर था जो उसे सिर्फ आइटम्स ही नहीं बल्कि मिरर वर्ल्ड से अनडेड की एक आर्मी को भी रियल वन में लाने देता था। पॉसिबिलिटीज से भरे इस ह्यूज क्रिस्टल लैंडस्केप को देखते हुए उसे यह आइडिया इंटरेस्टिंग लगा। वापस रियल वर्ल्ड में हालात मैसी थे। उसका लॉर्ड डिफीटेड होने के साथ प्राइवेट डंजन वैनिश्ड हो गया था और गार्ड्स की एक स्टन्ड और कंफ्यूज्ड आर्मी पीछे छूट गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इंट्रूडर कहां चला गया। एक कैप्टन फ्रैंटिकली आस्ट कर रहा था कि वो बस कैसे वैनिश्ड हो गया, वंडरिंग कि कहीं ये कोई हाई लेवल रोग स्टेल्थ स्किल तो नहीं थी। एक रोग एक्सपर्ट क्विकली ने नहीं कहा, एक्सप्लेन्ड किया कि उनकी स्टेल्थ की साफ लिमिट्स हैं और कोई इतने परफेक्टली डिसअपियर नहीं हो सकता। जवाबों की कमी ने एक और कैप्टन को एंग्री कर दिया और उसने रोग को पकड़ लिया, ये जानने की डिमांडिंग की कि इतने सारे लोगों के यहां होने के बावजूद इंट्रूडर एस्केप कैसे हो गया। फर्स्ट पेट्रियार्क डिंग ई और भी ज्यादा एंग्रियर था। अपना वैल्यूएबल प्राइवेट डंजन लॉस्ट होने के बाद उसने अपना गुस्सा अपने एक आदमी पर निकाला। उस आदमी का चेहरा पकड़कर चिल्लाया कि अगर वे जिम्मेदार व्यक्ति को फाइंड नहीं कर पाए तो उन्हें लॉस के लिए उसे पे बैक करना होगा। इस बीच यूं का मिरर वर्ल्ड में समय खत्म हो रहा था। जैसे ही उसका मिरर वॉक टाइमर काउंटेड डाउन हो रहा था, उसने सोचा कि वो दोबारा कहां शो अप होगा। क्या वो अपनी पहली स्पॉट पर वापस जाएगा या मिरर वर्ल्ड लीव करने के लिए कोई और रूल्स हैं? उसे एक पल बाद उसका जवाब मिल गया जब वो ठीक उसी स्पॉट पर रियल वर्ल्ड में वापस अपीयर्ड हुआ जहां से वो वैनिश्ड हुआ था। गुस्से में डिंग ई ने उसे तुरंत स्पॉट कर लिया और बिना सोचे रोड किया अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए। डिंग फैमिलीज फाइटर्स के नए अटैक का सामना करते हुए यूं पूरी तरह काम रहा। उसने एक हाथ ऊपर उठाया जिसमें एक स्वर्लिंग ग्रीन लाइट ग्लोइंग कर रही थी और उनसे कहा कि इतनी जल्दी न करें। उसने कहा कि इतने लंबे समय तक गैंग्ड अप होने के बाद अब उसके लिए भी ऐसा करने का समय आ गया है। उसके साथ ही उसने उस पावर का इस्तेमाल किया जो उसने अभी मिरर वर्ल्ड से गेंड की थी। स्पूकी स्केलेटल वॉरियर्स की एक बाढ़ बर्स्ट आउट हुई जिसने एक डरावनी अनडेड आर्मी फॉर्म की और वो शॉक्ड गार्ड्स की तरफ रश्ड हुई। गार्ड्स ने प्योर टेरर के साथ रिएक्टेड किया। उनके अटैक स्लो हो गए क्योंकि वे सवाल कर रहे थे कि ये गोस्ट लाइक फिगर्स क्या थे, वंडरिंग कर रहे थे कि क्या वे असली गोस्ट्स हैं। फर्स्ट पेट्रियार्क डिंग ई ने बढ़ते हुए फियर को काम करने की कोशिश की। उसने अपने मेन पर चिल्लाया कि पैनिक न करें और कहा कि ये क्रीचर्स सिर्फ अनडेड मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें उसने पहले भी कई बार देखा है। एक गार्ड ने एक स्केलेटल वॉरियर फाइट किया, एक टफ फाइट के लिए रेडी हो रहा था। हालांकि वो एक हेल्थ बार को क्रीचर के ऊपर अपीयर होते देखकर सरप्राइज्ड हुआ। ये एक अनडेड स्केलेटन वॉरियर था और ये सिर्फ लेवल 20 का था, सेम एज यून। इसके बावजूद फियर बहुत स्ट्रांग था। डिंगी का चेहरा अपने मेन के लगातार हेजिटेशन पर रेज से ट्विस्टेड हो गया। उन्हें फाइट करने के लिए उसने प्रॉमिस किया कि अगर वे इंट्रूडर पर अटैक करके उसे कॉट कर लेते हैं तो सबको एक बोनस मिलेगा। एक रिवॉर्ड के आइडिया ने उन्हें फिर से ब्रेव बना दिया। पर जैसे ही गार्ड्स ने अपना ध्यान अनडेड आर्मी से हटाकर यूं पर किया, उन्होंने पाया कि वो वहां नहीं था। कंफ्यूज्ड होकर उन्होंने चारों ओर देखा, वंडरिंग कर रहे थे कि वो कहां चला गया होगा। उसने अपने न्यूली समन्ड अनडेड को एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया था। यूं सुरक्षित दूरी से फाइट देख रहा था। उसने जज्ड किया कि उसकी करंट आर्मी अभी भी ट्रूली इफेक्टिव होने के लिए बहुत वीक थी। वो जानता था कि अगर वो और स्ट्रॉन्गर सोल्स फाइंड करके उनसे डील्स कर पाता तो डिसऑर्गेनाइज्ड गार्ड्स उसके सामने टिक नहीं पाते। हालांकि वो इस बात से लिमिटेड था कि उसे क्या मिल सकता है। मिरर वर्ल्ड के छोटे से एरिया में जो उसने एक्सप्लोर किया था उसमें उसने पहले ही अवेलेबल 20 स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्स के साथ डील्स कर लिए थे। साथ ही उसने पाया कि मिरर वर्ल्ड में उसकी एक्सप्लोरेशन एंडलेस नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि एक वॉल है जो उसे एंटर करने की जगह से सिर्फ 200 मीटर की दूरी तक ही सीमित रखती है। इससे उसे रियलाइज हुआ कि बेटर अनडेड ढूंढने के लिए फ्यूचर में उसे मिरर वर्ल्ड में अलग अलग जगहों से एंटर करना होगा। उसकी प्लानिंग कट शॉर्ट हो गई जब उसने देखा कि उसका फ्रेंड शाओ जी, जो एक डिस्ट्रैक्शन एक्ट कर रहा था, उसे जंगल में छिपे हुए फाउंड कर लिया गया है। एक गार्ड ने उस डिस्गाइज्ड बॉय पर स्नियर्ड किया, उसे पकड़ने पर मिलने वाले रिवॉर्ड को लेकर टीजिंग कर रहा था। बिना किसी हेजिटेशन के यून शैडोज से लीप्ड किया, अपने फ्रेंड को थ्रेटनिंग दे रहे गार्ड्स को क्विकली और प्रिसाइसली स्ट्राइकिंग डाउन कर दिया।
उनका पाथ क्लियर होते ही उसने स्टन शाओजी को पकड़ा और कहा कि वे निकल रहे हैं। उसने जो मेस क्रिएटेड किया था उसे देखते हुए, जहां उसकी अनडेड आर्मी बाकी गार्ड्स को बिजी कीप कर रही थी, यू ने डिसाइडेड किया कि उनका जॉब डन हो गया है। यह वापस जाने का समय था, डेंजर से गेट अवे होने का, और उसने इस बोल्ड रेड से जो भी नई चीजें गेंद की थीं उन सबको प्रॉपर्ली चेक करने का। जैसे ही यूं और शाओई एस्केप्ड हुए, बचे हुए डिंग फैमिली गार्ड्स अनडेड आर्मी से फॉट कर रहे थे। गार्ड्स ने स्केलेटल वॉरियर्स पर फियर्सली अटैक्ट किया, उनकी बोन्स ब्रेकिंग कर दी।